So we'll start with first thing which normally I do, and that is the shloka of Bhagavad Gita. कर्मण्ये वाधिकारस्य महाफलेषु कदाच. ये सुना? ये श्लोक क्या कहता है? मतलब डू योर वर्क. कर्मा इज वर्क. एंड भगवत गीता इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल इन योर लाइफ. मैं तो रोज फॉलो करता हूँ भगवत गीता को. अब उसमें उन्होंने कहा है वर्क, कर्मण्ये वाधिकारस्य, दैट इज योर वर्क. बट ऑब्वियसली आपको काम करना है. बट लेट अस नाउ थिंक अबाउट 12th एग्जाम्स. तो काम करना है, वर्क यानी कर्मा है. But let us plan it in a smart way. Hard work है, but let us plan it in a smart way. So we'll do hard work and a smart way. So now, very first thing, हम unit 1 की बात करेंगे. There are 8 lessons. Nobody should look into the textbook when I teach. Nothing to worry at all. एकदम easy है. अब देखो उसको करना क्या है. आपने सबने पढ़ा होगा probably. नहीं भी तो कोई problem नहीं. You have ample of time. अभी ample मतलब not that good enough. Next week probably हम exams को follow करेंगे. So आप अपने schedule में start with unit 1. तो unit 1 में for example we'll start with the first lesson जिसका नाम है an astrologer's day. The moment we take an astrologer's day, तो अभी तक आपने जो पढ़ा था ना was like at the random stick. Page number 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 पे lesson खत्म हो गया. अब उसको ऐसा नहीं करते. When we'll do page number 2, wait. एक book लो, पेन लो. If not, ये मोबाइल का वर्ड में कहीं टाइप करो. Whatever you get out of that page 2. तो मैं बोलूँ page 2 में आपको क्या मिलेगा? Page 2 में first part is a description of the astrologer. वो सब ऐसा कुछ रख रहा है. उसका outfit, the palmera है ना, coverage steals. And later part you see something about town hall. तो आपका पेज 2 पे क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन टाउन हॉल. व्हाटएवर विल कम आउट ऑफ दैट फॉर पैसेज या एक्टिविटीज विल कवर ओनली 2 थिंग्स. ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर और द टाउन हॉल. पेज 3 पे जाएंगे तो टाउन हॉल का एक्सटेंशन आएगा. इट इज नॉट टाउन हॉल नाउ, ऑल द पीपल हु आर सेलिंग गुड्स. तो उसमें एक है जो कुछ सिंह बेच रहा है एंड उसको अलग अलग नाम दे रहा है. बॉम्बे डेलिकेसी, ऐसा कुछ दिल्ली दरबार. So you will see these activities taking place. Page 3 का first part. फिर page 3 का end part में you go to flashback. Flashback मतलब picture में होता है flashback. About this young man coming from north, settled in south. And if you go with 3, 4, 5, 6, 7, you'll realize if you summarize each page into like 5, 6 words. तो आज अगर करके रखा आपने 2-3 लेसन का एवरेज बोर्ड्स का यूनिट 1 का एवरेज लेसन विल बी ओवर विद इन अराउंड 22 मिनट्स ऑफ लीजर रीडिंग टाइम. रीडिंग टाइम आपका 22 मिनट्स में हो जाएगा. खाली एक ही लेसन है. न्यू ड्रेस. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ऐसा बच्चा बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, पर इट टेक्स लिटिल टाइम. और अगर आप पढ़ रहे हो तो यू शुड स्पेंड लिटिल टाइम. वो थोड़ा सा ना अलग लेवल पे जाता है. दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. वो पूरा स्टोरी इधर है. और वाई वी ट्रैवल ना एकदम इंटरेस्टिंग लेसन है, पर उसका वोकैबुलरी काफी एलोक्वेंट है. तो यू स्पेंड लिटिल टाइम उसके लिए. क्यों मालूम है? वो वर्ड्स को इकट्ठा करना है. सो हाउ यू विल टेक एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, समराइज करो हर पेज को एंड इट शुड बी अराउंड 5-6 लाइन्स. अब मैं क्या करूंगा, मैंने वो पेज पे लिख दिया. सो दैट इज व्हेन यू वांट टुमारो टू समराइज द lesson, don't go again to the textbook page 2, 3, 4, 5, 6. You can see that page because summary आ गया तो you know the topic. The moment you know the topic, scene passage, question number 1, you see the passage. अरे चमाइला ये तो इधर से है. Immediately most of the things will come back to your mind. और जैसे ही तेरा subconsciously वो topic store किया है conscious mind पे आ जाएगा. तो reading will be टाइम कंज्यूमिंग या इट विल टेक लेस टाइम, लेस अमाउंट ऑफ टाइम. जितना तेरा रीडिंग टाइम बचेगा कम करेगा उतना तेरे पास राइटिंग टाइम बढ़ेगा. बिकॉज द एग्जाम इज नॉट जस्ट टू राइट, यू हैव टू सी यू स्पेंड इवन अ रीडिंग टाइम. तो एवरेज अगर 300 वर्ड्स का एक पैसेज है ना, तो उसका रीडिंग टाइम भी आपका 6-7 मिनट का जाता है. सो इफ यू सी 6 मिनट्स का यूनिट 1 का क्वेश्चन 1 का पैसेज, अनसीन पैसेज क्वेश्चन 2, वो तो उसको अपने को और 2-4 एक्स्ट्रा मिनट देना है बिकॉज इट इज अनसीन. तो
पहला ही और दूसरा ही पैसेज पढ़ते वक्त अपने 15 एवरेज मिनट जाने वाले फॉर रीडिंग, एंड यू आर गेटिंग अराउंड 60 odd minutes to complete your क्वेश्चन नंबर 1 and 2। तो उसमें से मैं 15 मिनट भी निकाल दूं तो बचा हुआ टाइम 45 मिनट्स। अगेन वो 45 मिनट्स ऐसा नहीं कि हम लोग खाली लिखते 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 लिखते, अगेन देयर इज अ प्रोसेस। पैसेज पढ़ा, इंटरप्रेट किया, फिर एनालाइज किया। एनालाइज क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, दैट इज एनालिसिस, एंड देन यू पेन डाउन। उसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा, तो हमको 3 अलग अलग लेवल पे टाइम जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। खाली 3 घंटे का पेपर है ऐसा बोलेगा तो हो गया कल्याण, बिकॉज नाउ देयर इज 10 एक्स्ट्रा मिनट्स। सो यू कैन नॉट कंसिडर 3 घंटे का पेपर है, हम उसको अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे ले लेंगे ना, तो आपके पास अगर 22 मिनट्स 25 एवरेज मिनट्स भी मैं अगर ब्रेक करूं तो बचा हुआ आउट ऑफ 180 मिनट्स, जो अभी 10 एक्स्ट्रा है तो 190 मिनट्स। अगर मैं एवरेज 30 मिनट्स भी निकाल दूं तो बचे कितने, 160। तो उसमें से भी अपने को 10 मिनट्स रखना है एट द एंड, सो यू गेट 150 अराउंड मिनट्स टू कंप्लीट द होल थिंग। तो अपने पास ध्यान रखना है, थोड़ा सा इजी लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 A तक। 3B के बाद मालूम है मैराथनर्स क्या करते हैं, वी स्टार्ट स्लो, 10 किलोमीटर 21.5, वी स्टार्ट स्लो स्लो स्लो। और आपने देखा होगा ना, मैराथनर्स द वन हु एक्चुअली डू, वो थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे क्लोजिंग आते हैं तो दे पिक अप, ताकि आपका टाइम बराबर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब उसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ यू से सीन पैसेज को भी मैं थरोली पढ़ूंगा एग्जाम में, तो यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम जो यूजलेस है। तो पैसेज अभी से लेसन जब यूनिट 1 का पढ़ोगे तो आई विल डू समराइज करके रखना। उसका सेकंड बेनिफिट क्या है, इंटरेस्ट तो दे रहा है तेरे को, लेकिन और क्या मिल रहा है मालूम है, यू अंडरस्टैंड द नुआंसेस, स्किल्स ऑफ समराइजिंग। कैसा करने का समराइज, कुछ नहीं, लेसन पहला पेज पढ़ा है एस्ट्रोलॉजर्स डे का, लेसन पहला पेज पढ़ने का पूछने का व्हाट इज द पर्पस ऑफ द page 2? The purpose of this page 2 is it tells us the description of the astrologer and little description of the town hall. Page 3, elaborate description of the town hall, the flashback of past of the astrologer. ऐसे ही कुछ है ना, and then you will realize, वैसा ही तो फिर second lesson पे आएगा on saying please, you will realize उसमें क्या है, तो there are 4 golden words, please, excuse me, sorry and thank you. It covers the term called courtesy. तो पूरा लेसन क्या कन्वर्ट किया तूने, कर्टसी। पर उसमें कुछ इंसिडेंट्स है वो याद रखने का। एक पहला ही है, द एलिवेटर गाय, वो लिफ्ट में चढ़ा, प्लीज नहीं बोला, धम लात मार के भगा दिया। इसका मतलब रूड बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेस। सो यू से एवरीबॉडी इज रूड, नो 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 नो, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इफ आई एम रूड टू यू, यू विल बिकम, दैट इज कॉल्ड पे इट फॉरवर्ड। समझ में आया, मैं आपसे झगड़ा करता हूं, आई एम रूड टू यू, यू सबकॉन्शियसली टेक दैट एंड देन यू बिकम रूड टू, इसका मतलब पूरा वर्ल्ड विल बिकम अ हॉरिबल प्लेस। तो वो बोलते हैं कर्टसी कैन हेल्प यू आउट। अब इसका एग्जांपल, वो बस कंडक्टर, द ऑथर गेट्स इनसाइड द बस, अरे पैसा ही नहीं है, ऐसा मैं बहुत करता था, लेकिन वो ऑथर जेन्युइन है, मेरे ऐसा नहीं है। एंड अरे यार माय गुडनेस, अभी ये कंडक्टर क्या बोलेगा, इसको अपने ऐसे का एक्सपीरियंस है फुकट वाले, तो ही विल थ्रो मी आउट। पर ऐसा वो बिल्कुल नहीं करा, नो प्रॉब्लम, बोलता बैठो ना, आई विल पे योर टिकट। तो बोलता यार फिर मैं आपको कहाँ बनूंगा, कहीं नहीं, मिल जाएंगे तो दे देना। फॉर्चुनेटली तभी ऑथर को बाद में थोड़ा पैसा पॉकेट में मिल जाता है, बट सी दैट बस कंडक्टर इज वेरी कर्टियस। पहला एग्जांपल है थोड़ा सा रूड बिहेवियर का, पर सेकंड इज, और बाद में वो शूज वाले का भी एक एग्जांपल है, द गाय विद द हेवी बूट्स, उस ऑथर के पैर पे रखता है, ऑथर चिल्लाता है माय गुडनेस, बोलता है माय लव पैर, एंड देन द मैन इमीडिएटली सेज आई एम सॉरी सर। सो आपको समझ में आया हाउ इट इज। और उनका एक लाइन बहुत फेमस है कि देयर इज नो लॉ इन टर्म्स ऑफ बीइंग रूड, जबकि उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव दैट लॉ इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपको समझ में आया, that's how it is. So now we will go with the next one, cop and the anthem. अभी cop and the anthem देखोगे ना, तो उसमें क्या आएगा मालूम है, you will find that there is a guy called Soapy. Who is Soapy? वो होमलेस आदमी है, होपलेस
मैंने बोला ये होमलेस बोला, होमलेस है और थोड़ा सा होपलेस भी है यार, बिकॉज व्हाट इज सेइंग, अरे यार जो लाइफ है मस्त है यार, कुछ करने का जरूरत नहीं, आई जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम, आज का दिन गया मजा आ गया, एंड दैट्स द रीजन ही इज होमलेस, ही इज होपलेस। तो वो क्या कर रहा है मालूम है, एक वो फिफ्थ एवेन्यू, वो सेंट्रल पार्क, वहां पे मस्त मेडिसिन स्क्वायर पे वो सोता है गार्डन में, मजा करता है। बट नाउ विंटर इज कमिंग, तो उसका स्टोरी का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या है, आई हैव टू सिक्योर माई सेल्फ फ्रॉम द अप्रोचिंग विंटर। तो क्या करना चाहिए विंटर के लिए, बोलता है आई शुड गो टू प्रिजन। अरे मान कसम, प्रिजन में क्यों, अरे 4-6 महीने का सजा लग गया है ना वो शोले जैसा, तो उसको क्या हो जाएगा, विंटर भी जाएगा, फोकट में खाने भी मिलेगा, एंड ही विल बी बैक अगेन। तो इसके लिए वो मर्डर नहीं करेगा, मर्डर करेगा तो सीधा जाएगा ना डायरेक्ट। सो व्हाट ही विल डू सम पेटी क्राइम, है ना, पेटी क्राइम क्या है, तो होटल में गया, खाना खाया, बिल नहीं है, दुकान का कांच तोड़ा, बोला मैं तोड़ा, क्या करेगा, किसी का छाता चोरा, बात समझ में आई, दारू भी गया, इधर करके नाटक किया। सो ऑल दीज थिंग्स सोपी इज डूइंग। तो पूरा स्टोरी में सोपी इज डूइंग, होटल में जाता है, पहला होटल तो उसको लेता ही नहीं है बिकॉज इज टैटर्ड आउटफिट। अब उसमें थैंक्स गिविंग है, थैंक्स गिविंग क्या होता है, व्हेन पीपल एक्सप्रेस, जैसे अपना वैलेंटाइन अभी आने वाला ना, नेशनल हॉलिडे अपना, तो उस टाइम जैसे वो लोग प्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पे अलग है, तो थैंक्स गिविंग में दे शावर गिफ्ट्स टू पीपल हु आर होमलेस वगैरह। तो उसको ब्लेजर यानी कि सूट दिया है, पर उसका शूज वगैरह खराब है, तो पहला जो होटल में जो गेट पे खड़ा है ना, अरे यार ये बिल नहीं देने वाला, सो ही इज नॉट अलाउड। बट सेकंड होटल व्हाट ही वॉक्स इन, उधर सब चलता है, मतलब वो अपना लोकल होटल है, एंड ही गेट्स इनसाइड, खाना खाता है, लेकिन बोलता है बाद में बिल आते ही, आई हैव नो मनी सो कॉल द कॉप। पर ये होटल भाई लोग का है, तो वो सिटी मार्केट, कौन आजा, कौन, वो कौन नहीं है, कौन आजा इधर, कौन इज अ स्टडी गाय, जिसको हम बाउंसर वगैरह बोलते हैं ना, वो धोपट के उसको बाहर फेंकते हैं। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस मालूम है, उसके आगे एक लाइन आता है, ही गेट्स अप विद द कारपेंटर्स रूल। तो ऐसा करता है वो। कारपेंटर्स रूल क्या होता है, व्हेन कारपेंटर्स वर्क होल डे, तो पता है उनके घर पे, उनके कपड़ों पे क्या जमा हो जाता है, दैट सूट। सो ही गेट्स अप दैट वे। ये एक्सप्लेनेशन में आ गया तो याद रखो। तो ये पहला कॉप उसको देख रहा है। ओवरऑल यू सी पूरा स्टोरी में देयर आर कॉप एंड द एंथम है ना, नाम बाय ओ हेनरी, 1 2 3 4 5, 5 कॉप है, और लास्ट वाला एकदम क्रूशियल है। क्यों, ये पहला 4 उसको बोलता है इसको पकड़ के फायदा नहीं है, एक उसको देख के हंसता है, दूसरा बोलता है आज येल यूनिवर्सिटी का गूज एक डे है, यानी जो फेलियर्स होते हैं ना हम जैसे, उनको पार्टी दिया है। तो वो येल इज आईवी लीग, येल में फेल होना मतलब समझ जाओ क्या टाइप है। तो उस दिन ना वो जो बच्चा फेल हो गया रहेगा विल बी लिटिल डिप्रेस, तो वो दारू पिएगा, तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन है डोंट डू एनीथिंग। तो ऐसा है वो पूरा स्टोरी है। लेकिन अभी एनालाइज कैसे करते देखो, येल यूनिवर्सिटी बोलता है कि यंग ग्रेजुएट जो एक फेल हो गया, येल में कोई फेल होता ही नहीं, तो येल में अगर फेल हो गया तो उसको आज गूस एक डे है, तो दारू पिया तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन है उसको पकड़े ना। मतलब आई कैन एनालाइज द एज ऑफ सोपी। इसका मतलब सोपी इफ आई से कॉलेज लुकिंग है तो यंग है ना, कि मेरे ऐसा है यंग है, तो यंग है तो बड़ा एम्पल ऑफ लाइफ, उसके पास लाइफ है अभी भी। तो आपको समझ में हाउ यू एनालाइज। इसीलिए लास्ट में क्या होता है, पहला कॉप, दूसरा फिर वो अम्ब्रेला चुराता है, एक दुकान पे पत्थर डालता है। कॉप्स आर नॉट अरेस्टिंग हिम। एक बोलता है ये कांच तोड़ के भाग रहा है, एक दूसरा आदमी गाड़ी पकड़ने को, कांच इसने तोड़ा है, तो ये बोलता है मैंने कांच तोड़ा है पकड़ो मुझे, तो कॉप टेक्स इट अदरवाइज, ये तो तोड़ा ही नहीं है, पर वो जो भागने वाला है। एंड दैट्स हाउ सोपी इज नॉट अरेस्टेड थ्रू आउट बाय द फर्स्ट 4 कॉप्स। एंड वाला कहां पकड़ता है मालूम है उसको, तो आपको डिस्क्रिप्शन रहना पड़ेगा। ही गोज इन अ बैक एली, वहां पे ऐसा ओल्ड क्वेंट चर्च है जहां पे वो गाना बज रहा है मालूम है, जो चर्च में गाना होता है, कोर बॉयज वो गाना गा रहे हैं। एंड देन ऐसे मेलंकोलिक माहौल में ना वी ऑलवेज गो इनटू फ्लैशबैक। जैसे कि मुझे बहुत गिल्ट है, तो वो गिल्ट है ना, वो ऐसे सिचुएशंस में आ जाता है कि यार मैंने क्या गलती कर दी है, इतना गलती कर, एंड दैट गिल्ट आता है तो इट बिकम्स वेरी पेनफुल। एंड सोपी इज इनटू दैट माइंड फ्रेम। पूरा एंड में स्टोरी, पहला 4 कॉप्स उसको पकड़ता ही नहीं है। कॉप्स यानी
पुलिस। वो पांचवा कॉप का एंट्री कभी मालूम है वह है, ही गोज इनटू फ्लैशबैक, यार मेरा अच्छा फैमिली था। उसमें एक रोजेस का भी डिस्क्रिप्शन है। रोजेस मतलब ही मस्ट हैव गॉट अ गर्लफ्रेंड वगैरह, ऐसा लाइफ वाज गुड। फिर सोपी ने कुछ तो किया होगा। अभी जनरली ऐसा एज में बच्चे क्या करते हैं, यंग एज में, तो शायद कुछ गैम्बलिंग कुछ किया रहेगा या कुछ तो किया रहेगा। एंड सो ही मस्ट हैव लेफ्ट हिज प्लेस और यहाँ घूमते घूमते आ गए। सो सिचुएशन में आके बोलता है यार नो, आई हैव टू गेट बैक टू माय लाइफ। ऐसे ही सोचता है ना वो। और वो तभी सोचता है कि यार देयर वाज अ जॉब फॉर मी। वो डाउनटाउन है ना, उधर मेरे को ट्रक ड्राइवर का जॉब एक ने ऑफर किया था। मैं चला गड्डी लेके सनी डियोल, एंड ही इज अबाउट लाइक कल से मैं क्या करता हूं, आई विल डू ऑल गुड वर्क एंड बैक टू माय नॉर्मल लाइफ। एंड देन क्या कर रहा है, चल। एंड सो नेक्स्ट डे सोपी गोज इनटू प्रिजन। कहां जाता है सोपी नेक्स्ट डे? प्रिजन। पर बच्चा लोग, पूरा स्टोरी में प्रिजन नाम का चीज ही नहीं आता है। पैराडाइज, आर्केडिया, हेवन, ऐसा ही। बिकॉज फॉर सोपी प्रिजन इज लाइक हेवन। ऐसा कुछ तो वो स्टोरी है, कॉप एंड द एंथम बाय ओ हेनरी। आप सबको एक जंगल वाला स्टोरी है पता है, इनटू द वाइल्ड। वो 2 पार्ट्स में है, लाइक बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2। एक में किरण पुरंदरे, उसका लेंथ थोड़ा बड़ा है, याद रखो। हाँ, तो किरण पुरंदरे साहब इज अ ग्रेट पर्सन। राइट नाउ ही इज इन दैट सेम जंगल जो उस लेसन में है ना, नागजरा फॉरेस्ट, वहीं पे रहते हैं अभी वो। एंड ही इज लॉस्ट। वो फोटो वोटो निकालते हैं। वो एक इंडियन आइकॉनिक पर्सन है जिसको मैं इंडियन डेविड एटनबर्ग बोलता हूँ। वो अगर बर्ड्स का ना 70 और बर्ड्स का आवाज निकालते हैं किरण पुरंदरे साहब। सो ही इज इनटू फॉरेस्ट। थोड़ा इवनिंग हो रहा है, ही इज लाइक चलो अभी चलते हैं, बिकॉज जैसे ही इवनिंग हो जाएगा यू बिकम वेरी हेल्पलेस इन द फॉरेस्ट ना। सो ही से चलो चलता हूँ। ही इज वॉकिंग बैक एंड इमीडिएटली ही रियलाइजेस आई हैव लॉस्ट माय वे। जंगल में रास्ता भूल जाना मतलब वो इधर का नहीं है, मैं भूल गया था अभी। तो यहाँ का रास्ता वो गूगल वगैरह सब पता चलता है। जंगल में क्या करेगा? सो इट बिकम्स, एंड अगर वो इवनिंग है तो जंगल इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्रेडेटर टेरिटरी ऐसा उसमें बोला है। दैट मींस वहां पे वो काला भालू है ना, स्लॉच बेयर, टाइगर एंड लेपर्ड, ये 3 फेरोशियस एनिमल्स है। सो हिज लाइफ इज इन डेंजर। वो ढूंढ रहा है एंड फॉर्चुनेटली उसको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? The place where he is dwelling. समझ में आया? ये पूरा पहला पार्ट है, Into the Wild, एक्सपीरियंस ऑफ किरण पुरंदरे। कौन सा एक्सपीरियंस है? When he was lost in the forest one evening. ओके, अब सेकंड पार्ट क्या है? वो एक नागरहोइल कर्नाटक में एक बंडीपुर के वहां पे जंगल है। वहां पे ये सास जंग कौन है? तो सैफ अली खान का चचेरा भाई। उसका कोई उसके लिए अलग से लिखना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफर है। ही वेंट इनसाइड दैट नागरहोइल फॉरेस्ट और उसको एक ऐसा पिक्चर मिला जो आप देखना बाद में एग्जाम के बाद। ब्लैक पैंथर है ना, वो फोटो है, और उसका टेल है ना, वो स्पॉटेड लेपर्ड का होता है ना, वैसा है। मतलब पूरा बॉडी ब्लैक है एंड देन टेल इज वो स्पॉट वाला। वो एक्चुअली एक फोटो है, लेकिन देयर आर 2 पैंथर्स, आप समझे ना। तो ब्लैक पैंथर और जो साथ में दूसरा है ना, उसका टेल आया। इतना परफेक्ट फोटोग्राफ है, इज अ वेरी फेमस फोटोग्राफ। तो उसने क्या किया, वो जंगल में उसने ब्लैक पैंथर का फोटो निकाला। तो आप देखो कि उनके नाम भी है, स्कारफेस है, पैड्रिल्स ऐसा कुछ नाम है, और सत्या, ये 3 नाम है। ये किसके नाम है? सत्या मनोज बाजपेयी का नाम नहीं है। इट इज दैट ब्लैक पैंथर पार्ट 1 पार्ट 2। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे कैसा समराइज करने का? सेइंग प्लीज हमने किया, ओ हेनरीज, कॉप एंड द एंथम किया, इनटू द वाइल्ड, बिग डेटा। वो कुछ करने का ही जरूरत नहीं। शायद आपको पता है, हम पीपीटी करते हैं ना, तो वी गिव दोस बुलेट पॉइंट्स। एक बुलेट पॉइंट्स है, उसको हम एलॉबरेट करते हैं। तो पूरा लेसन बिग डेटा इज इन बुलेट पॉइंट्स। और आजकल तो डेटा साइंस और डेटा पे सब चलता है, तो दैट इज अ लेसन ऑल अबाउट डेटा। उसको हम समराइज कुछ नहीं करना है, वो बुलेट पॉइंट्स में ही है। एलॉबरेट किया है वो बुलेट पॉइंट्स पर, वो पॉइंट भी देखेगा, तेरा लेसन इज ओवर। मतलब समझ में आएगा तेरे को। एक बार पढ़ने का, एग्जाम के प्रीवियस जब जाना हो तभी ये सब समराइज एलिमेंट देखने का, बिकॉज इन आवर और सो तू पूरा टेक्स्ट बुक कवर कर सकता है।
एग्जाम के दिन में पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठूंगा तो यू मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर, पर एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन करना है ना, सो दिस इज द वे। अभी आई बात समझ में, बिग डेटा। अभी न्यू ड्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये पूरा लेसन एक लड़के का है, मैपल, और वो पूरा लेसन इधर होता है बिकॉज ऑल इज हियर। वो लड़की को क्या है, वो बेचारी एवरेज है मेरी तरह, उसका ड्रेस अच्छा है, लेकिन देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने अच्छे अच्छे लोगों का बैंड बजा दिया, मेरा तो बैंड बजा और 12 बजा दिया है। सो इट इज लाइक शी इज कंसिडरिंग, ओ मिसेस डैरोवे के घर पे पार्टी है, मैं जाने वाला हूँ, एंड जाते ही उसको लगता है एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हर, क्या ड्रेस पहन के आई है। ऐसा एक्चुअली कोई नहीं सोच रहा है, बट इट इज द थिंग विच इज देयर इन हर माइंड, सब मेरे को ही देख रहे हैं। बिकॉज हम होता है ना, हमें जब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, वी ऑलवेज कंसिडर दैट ये मेरे को क्यों देख रहा है, जबकि दैट इज अ सिंपल लुक विच अ पर्सन गिव्स अक्रॉस। बट उसके मन में वो हो रहा है कि यार मेरा ड्रेस इनके सामने थोड़ा एवरेज है, बहुत बुरा है, ओल्ड फैशन्ड है, एंड सो देयर इज अ गिल्ट। गिल्ट से भी ज्यादा आई टेल यू व्हाट, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। गिल्ट मेरा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ना यार मैं इधर थोड़ा सा, एंड दिस इज व्हाट इट गोज इन द माइंड ऑफ मैपल। ये लेसन मैं आपको बोलूंगा, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है ग्रेट, जिन्होंने नहीं पढ़ा है 2 बार। मैंने 2 का 4 बताया था, लेकिन तो 2 बार पढ़ने का, 1 बार समरी करने का टाइम है, लेकिन सबके पास इतना पढ़ने को नहीं। कोई बात नहीं, क्या करो, आज संडे है ना, कल मंडे आएगा ऑब्वियसली। यू कैच होल्ड ऑफ योर मदर, brother, sister, father, maybe not father because fathers are working, so mothers are also working, but exam के वक्त generally mummies are at home. तो उनको बोलो, मामा, take my textbook and you read it. तो वो क्या करेंगे मालूम है, वो थोड़ा बाहर जाके थोड़ा आवाज कम करने बोलना यार, I can just pitch properly, वरना वो क्लैश होते जाएगा। वो होता है ना ट्रेन में, ये कंपार्टमेंट में मैं गाने गाते जा रहा हूँ, दे दाता के नाम, वहां से कोई और गा रहा है, सो देयर आर 2 songs टुगेदर ना। थैंक यू। सो मैं आपको बताता हूँ, थैंक यू डियर। अभी मैंने आपको इसका बताया ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। वो कॉम्प्लेक्स क्या है मालूम है, दिस गर्ल इज कंसिडरिंग, जबकि ऐसा कोई सोच नहीं रहा है। सो द एंटायर लेसन इज ऑल अबाउट, लेकिन मैंने 4 बताया था, 2 बोल के 4, तो 2 बार उसको पढ़ना, 2 बार, बिकॉज वो लेसन आई एम श्योर को पहला रीडिंग में शायद तुमको थोड़ा सा ऐसा कुछ लगे यार ये क्या है। सो आई कैन गिव यू सेकंड ऑप्शन, गूगल पे उसके इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल है, और वो लेसन इज ऑल हैपनिंग हियर। और अगर आपके फैमिली में कोई है जो ऑब्वियसली होंगे, यू टेल हिम और हर, भाई मेरा पूरा इंग्लिश का टेक्स्ट बुक का यूनिट 1 पढ़ ले, तो आपका रीडिंग का जो टाइम आप देने वाले वो और कम हो जाएगा। सो यू कैन स्पेंड टाइम ऑन डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी ने पढ़ा कौन सा, न्यू ड्रेस, एंड यू आर देयर, संडे आफ्टरनून है, घर पे चिकन बनाया, मामा इज सर्विंग यू फूड। हम जनरली क्या बात करते हैं, वो बाजू वाला ऐसा, ये बाजू वाली ऐसी, मेरे क्लास में एक सर आया था, बहुत बोल के गया। इंस्टेड ऑफ दैट, your mother will say, I'm going to tell you a story. The story is about a young girl called Maple, a very sweet little child, but suffering with a thing called inferiority complex because she assumes उसका ड्रेस अच्छा नहीं है, blah 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 blah. पूरा खाना खाते वक्त तुम्हारा लेसन का ब्रीफिंग हो गया, किसका, द न्यू ड्रेस। ब्रीफिंग हुआ है, कंप्लीट नहीं। अब खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोया, थोड़ा पिक्चर देखा, अभी पिक्चर भी देखे ना, थोड़ा इधर उधर कुछ किया, बुक निकाला, वही पढ़ा, ऑलरेडी एक ब्रीफिंग हो चुका है, एंड देन यू गो बैक टू द टेक्स्ट बुक। डू यू थिंक ये तुमको थोड़ा ज्यादा क्लियर करेगा टॉपिक या कंफ्यूज करेगा? ऑब्वियसली क्लियर करेगा, ऑब्वियसली क्लियर करेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं व्हाई वी ट्रैवल भी वैसे ही करेंगे तो, सो व्हाई वी ट्रैवल इज अ वेरी लेंथी लेसन। इट्स अ आर्टिकल पब्लिश्ड इन टाइम मैगजीन। उसमें ना वो राइटर ने बोला है व्हाई वी ट्रैवल, और उसमें बहुत सारा कोटेशंस है। यू नो कोटेशन क्या होता है? कोटेशंस को याद रखो, उसको एक पेज पे निकाल के रखो, बिकॉज बहुत बार वो अपने को एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, एसओपी यहाँ वहां काम में आएगा। समझ में आया? और नाम है, अभी मैंने क्या किया मालूम है, व्हाई वी ट्रैवल ना, मेरा भाई को बोला, मेरा बड़ा भाई ना, ही पास आउट 12, पास होके वो अभी एमबीए कर रहा है, तो मैंने बोला ब्रदर
ब्रो यू आर देयर टुडे, जस्ट हेल्प मी आउट, ये लेसन, ठीक है लिया। फिर बोला शाम को मैं आऊंगा बाहर जाके, और गर्लफ्रेंड के पीछे जा रहा है। ही केम बैक होम, अरे ऐसा ऐसा है, तेरे को 10-12 मिनट में वाई विल ट्रैवल का ब्रीफिंग दिया। आधे घंटे के बाद वापस तू लेसन में बैठा, टॉपिक क्लियर ज्यादा होगा या कंफ्यूज होगा? बहुत ऑब्वियसली वो टॉपिक क्लियर ज्यादा होगा, बिकॉज तेरा ब्रीफिंग हुआ है। समझा? तो इस तरह से तू करेगा ना, यूनिट 1 सब हो जाएगा। इसके लिए मैंने अभी इधर हमने लेसन किया, न्यू ड्रेस, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पे है ना, वो क्या करती है? कुछ नहीं करती, बोले ऐसा ड्रेस पहना है या ऐसा ड्रेस पहना है, उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है। पर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम कैसा करने का, वो तुम खुद करोगे। ऐसा कोई लेसन है? वर्जिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस बाय अच्युत गोडबोले साहब। वो बोलता है आई वॉज फ्रॉम शोलापुर, यहाँ से 495 किलोमीटर मुंबई से दूरी पे है, टुवर्ड्स कर्नाटक या तमिलनाडु, साउथ की तरफ कहीं पे भी जाओगे, ये शोलापुर इज ऑन अ फ्रिंग ऑफ कर्नाटक महाराष्ट्र बाउंड्री। ये शोलापुर में, वहां पे वो बंदा पढ़ रहा है एक छोटे से हाई स्कूल में, जो वहां का बड़ा है, लेकिन कंपेयर टू मुंबई इट्स अ वेरी स्मॉल स्कूल दैट इज कॉल्ड हरिभाई देवकर। वहां पे पढ़ता है, मराठी मीडियम में पढ़ता है, उसी बैकग्राउंड में है, एंड ही इज अ इंटेलिजेंट गाय लाइक यू। पास होता है, उसको बेचारे को कोई बोला ही नहीं लेकिन कि ग्रेजुएशन में 12th में फर्स्ट आने से क्या होगा, जबकि उसको आईआईटी में एडमिशन मिलने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ, उसको नहीं मालूम था। सो इवेंचुअली गॉट एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। मुंबई का आईआईटी, आप लोग शायद गए होंगे, पवई के आगे है, वहां आ गया वो। ही रियलाइज्ड दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश, और ऐसे भी कुछ लोग थे, दे वुड डू इट इंटेंशनली। हम लोग जिसको बोलते हैं ना रैगिंग, बुलिंग। एक सिचुएशन में इतना हो गया कि ही वाज डिप्रेस्ड और बोला आई विल एंड माय लाइफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज ही सेड नो। एक सिचुएशन में लगा उसको, लेकिन नो आई शुड नॉट, आई विल रिजरेक्ट। मैं अपने आप को पूरा इंग्लिश का डिक्शनरी पढ़ा, इंग्लिश पे इम्प्रोवाइज किया, इतना इम्प्रोवाइज किया कि नाउ ही इज अ वेरी पॉपुलर ऑथर, सोशल वर्कर, अवॉर्डेड एंटरप्रेन्योर, एज वेल राइटर ऑफ द बुक्स। इंग्लिश में भी लिखते हैं, मराठी में भी लिखते हैं। सो अच्युत गोडबोले इज हाउ यू ओवरकम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो मैपेल को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो वैसा ही प्रॉब्लम किसको हुआ? अच्युत गोडबोले। पर अगर इफ यू सी द डिफिकल्टी लेवल, अच्युत गोडबोले को ज्यादा था, बिकॉज ही वाज सो मच इन डिप्रेशन कि उसको लगा कि आई शुड एंड माय लाइफ। ऐसा मैपेल को नहीं लगा, बट ही सेड नो आई विल ओवरकम एंड दिस इज व्हाट यू शुड लर्न। तो वोएज समझ में आया? वोएज क्या होता है? व्हेन यू ट्रैवल इन अ अननोन लैंड, इट इज कॉल्ड वोएज। तो वोएजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। तो अच्युत गोडबोले ने ये सब चीज को ओवरकम करके इन्हें क्या अचीव किया? एक्सीलेंस इन दीज फील्ड्स। ये पूरा लेसन में ना तुमको बहुत सारे नाम आएंगे, स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र। क्लासिकल म्यूजिशियंस के नाम, पंडित भीमसेन जोशी साहब, विंदा करंदीकर, ये बहुत बड़े ग्रेट राइटर्स, पोएट्स है, ये नाम आएंगे। एंड अच्युत गोडबोले का बैकग्राउंड कहां से? शोलापुर। फिर आईआईटी का रेफरेंस आएगा, एंड द एंड विल बी सक्सेस स्टोरी। तो अच्युत गोडबोले का ओपनिंग में क्या आएगा? हिज बैकग्राउंड, बाद में हिज इनिशियल ईयर्स, बाद में हिज स्ट्रगल एंड सक्सेस। मैंने कुछ बताया आपको? बताया ना? दीज आर द पैटर्न फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखो हमने एक ही लेसन से क्या बनाया अभी? इंटरव्यू क्वेश्चंस। पैटर्न समझ में आया इंटरव्यू क्वेश्चंस का भी? ओपनिंग क्वेश्चंस, कोर, क्लोजिंग। तो ओपनिंग में what made him or her to come into this profession, whatever, अगर क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, सोशल वर्कर है। देन कोर में जनरली होता है ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, प्रेडिकामेंट्स, और बाद में होता है सक्सेस। एंड एंड में क्लोजिंग क्वेश्चंस कैसे होते हैं मालूम है? वेयर पर्सन कैन ओपन अप। तो तेरे को मैं हॉबीज, इंटरेस्ट पूछूंगा, तो ये ओपनिंग अप, विल यू बी फ्री इनफ टू स्पीक? हाँ। ओरल्स में देखना टीचर्स पूछते हैं कैन यू टेल अस अबाउट योर हॉबीज, तो बच्चा एकदम 15 मिनट बोलता है माय हॉबी ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज हाउ इवन द इंटरव्यू। तो देखो एक लेसन किया हमने, क्या किया? वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। उसी के बेसिस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है। ऐसा तुम कनेक्ट कर सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चन से, ये कनेक्ट किया कर सकते हैं ना? अभी मैंने आपको कुछ बताया, यूनिट 1 के लेसन को क्या करना है? समराइज। तो डू यू थिंक क्वेश्चन नंबर 2 बी समरी है?
ऑफ कोर्स। तो क्या करने का, पैसेज पढ़ने का, पूछने का व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैसेज। तो आएगा द पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस अबाउट वेरियस, ये देखो कितना सारा इधर है। अब उसका टाइटल भी होगा, पैसेज का टाइटल होगा पहला लाइन, मे बी फर्स्ट वर्ड, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। टाइटल 1 मार्क का है, कहां मिलेगा, पहले ही लाइन में, प्रोबेबली 99% पहले ही लाइन में, उसमें भी इधर फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड या फोर्थ। मैं एक एग्जांपल दूं, लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ दोस, टाइटल आ गया लिटरेचर। अभी समरी समझ में आया। अभी आप बोलोगे समरी के लिए वो क्लू वर्ड्स देते हैं, वो भी यूज करने का और ये भी यूज करके अचाक बना के लगा देने का। बट इफ यू से मैं क्या लिखूंगा, वो केएल सहगल साहब गाना गाते थे, मैं मन की चिड़िया, मैं क्या लिखूं, तो आपका टाइम जाएगा। बिकॉज हमको क्या लिखना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैसेज, जो तेरे को समझ में आ रहा है, पेन इट डाउन, क्योंकि उसका मॉडल आंसर नहीं है। तो बोलेगा ये आंसर और ये आंसर क्या सही होगा, तो आप समझ जाना 1942 के फिल्म की तरह आपका पिक्चर सुपर फ्लॉप हो जाएगा। समझ में आया, तो गेट इट डन। तेरे को लगाना ये समरी है लिख देने का, और वो क्लू वर्ड्स को यूज इट इन द पैसेज। योर पैसेज शुड बी अराउंड 7-10 लाइंस, 10 लाइंस भी ज्यादा है। गॉट माय पॉइंट। और टाइटल तेरे को फर्स्ट लाइन पे मिलेगा। समरी समझ में आया, सीन पैसेज का क्या फंडा है समझ में आया, पक्का। तो हमने सारे लेसन्स किए, व्हाई वी ट्रैवल किया, वॉयेजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस किया, ये सब लेसन्स को कैसे यूज करने का ये भी किया। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 2। अब यूनिट 2 में पोयम है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना, ये गुलजार साहब का जबरदस्त गाना लिखा हुआ है, किशोर कुमार साहब ने गाया है। पर रील से यार ये गाना क्यों गा रहे हैं, ये थोड़े इंडियन आइडल कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज एक्चुअली द पोएम कॉल्ड सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। हाँ, ये अलग बात है कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, बट इफ यू सी दिस सॉन्ग इट टेल्स यू द सेम थिंग। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमन, अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक ऑन द ओपन रोड, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। Everything in this particular poem, the poet Walt Whitman, the American poet, talks about how life is indirectly compared with road. Do you think we can compare metaphor है ना, figure of speech, life और road को? Of course, life is like a journey, so road is obviously a part. So life is like a journey, so we have to be on the road. तो road पे हमेशा अपने को सब अच्छा ही मिलता है. Sometimes there are problems, sometimes there are predicaments, sometimes there are happiness, sometimes there are ब्यूटी अराउंड. तो ऐसा ही वो पूरा पोयम है वेयर इट टॉक्स अबाउट लाइफ. उसमें अभी पोयम पढ़ने के वक्त क्या करने का, घर में पोयम पढ़ने के लिए यू नीड समबडी टू एक्सप्लेन ना. तो वो पढ़ते वक्त कई रेफरेंस मिलेगा, जो बहुत मिलेगा आपको, ले लेना. लेकिन एग्जाम के पहले दिन क्या करना है, बिफोर दैट डे, एग्जाम के पहले क्या करना है. तो आपको पता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे गिव यू अ प्रिस्क्रिप्शन पेज जिसपे दवाई लिख के देते हैं. वैसा वो पेज आता है मालूम है. अभी तो वो स्टिक पेज भी आता है ना, यू कैन स्टिक. वैसा अगर पेज है तो लेने का, अदरवाइज यू कट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर फ्रॉम योर लॉन्ग एक्सरसाइज और उसपे 2-3 लाइन में पोयम का समरी क्या है. द पोयम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमन ब्रैकेट में अमेरिकन पोएट टेल्स अस अबाउट हाउ लाइफ इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद द रोड. That is literal and figuratively. Literal मतलब actually and figurative मतलब metaphor. Okay? अभी एक और बात बताता हूँ. उसमें ना there is one figure of speech. बाकी सब सिंपल है जो आपको आएगा. इन्वर्जन वगैरह शायद आएगा, आपको कोई टेंशन नहीं. एक ही है, that is delicious burden. अब वो delicious burden को क्या करने का मालूम है. delicious burden को उस पेज पे लिख देने का और आगे लिखने का paradox. तो मैंने कहा सर पैराडॉक्स समझ में आया, इसको एक्सप्लेन कैसे करने का. एग्जांपल लिख देने का, वॉर इज पीस. यार वॉर इज पीस कैसा. ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव अ वॉर विल मेलो डाउन एवरीथिंग, विल स्टॉप एवरीथिंग. फिर जो आएगा वो क्या होता है, वॉर के बाद हमेशा पीस. अरे समझे कि नहीं, वॉर इज पीस. अब पैराडॉक्स क्या है, डिलीशियस बर्डन. ज्यादा सोचने का नहीं, लिख के रखने का. बिकॉज एग्जाम में अदर फिगर्स ऑफ स्पीच आया तो अपने को आता है. डिफिकल्ट, डिस्टिंक्ट, अलग कौन सा है ये है, तो वो लिख के रखा. तो एग्जाम के दिन जब हम टेक्स्ट बुक लेंगे, विल नॉट गो थ्रू द एंटायर सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. हम खाली वो पेज नंबर निकाल के क्या देखेंगे, शायद 96 पे वगैरह क्या निकाल के देखेंगे,
Delicious burden is paradox. War is peace. Poet Walt Whitman, American poet. और क्या लिखोगे? It's a free verse. Done. बात समझ में आई? अब इसका फायदा किधर होगा अपने को? अगर वो एप्रिसिएशन में है तो अपने पास पॉइंट्स कितने हैं? अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमन, लिटरल एंड फिगरेटिव, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. तो ओपन रोड क्या है? लिटरल मतलब एक्चुअली, और फिगरेटिव मतलब उसका एल्गोरिकल कंपैरिजन भी है. फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? पैराडॉक्स. आपको मालूम है ना एप्रिसिएशन कैसा लिखने का? अबाउट द पोएट फ्यू लाइन्स. अभी उसके लिए क्या एग्जाम तक रुकोगे? अभी से प्रिपेयर करने का. वो कोई भी पोएम हो, 4 कॉमन लाइन लिख देने का. दिस पोएम इज अ वेरी वंडरफुल वे टू एक्सप्रेस लाइफ. इट टेल्स अस सो मेनी थिंग्स इन अ सटल वे. जो भी पोएम कॉम्प्लिकेटेड, समझने वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो, उसको सटल. जो एकदम सिंपल है, ब्यूटीफुल, सिंपल येट मीनिंगफुल. समझ में आ रहा है? अभी से ऐसा उसका 4 लाइन इंट्रोडक्शन का बना के लेने का. आपको पता है इंडियन व्यूअर्स, उसके बाद वाला पोएम है वो एकदम सिंपल पोएम है, बिकॉज इट इज बाय सरोजिनी नायडू. तो अपने को नाम मालूम है. प्लस ये पोएम में अगेन मेटाफर है, बिकॉज उसमें ना कलर्स का बात है. ईच कलर इज शोइंग यू समथिंग अबाउट योर एज एंड लाइफ. वैसा ही उसमें ना टाइम ऑफ द डे भी है. टाइम ऑफ द डे मतलब अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग और लेट. तो अर्ली मॉर्निंग इज आप जब बच्चे हो, इन्फेंसी. इवनिंग इज इन योर प्राइम और नाइट इज एंड. जो आपको एज यू लाइक इट में बताया है विलियम शेक्सपियर ने, 7 एजेस ऑफ मैन. तो देख रहा है तू, ये पोएम को इंडियन व्यूअर्स एकदम सिंपल है. और एक फॉर्मेट बताऊं, ये सरोजिनी नायडू मैम का एक टेक्निक ही था. क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में आता है. तो वो पूछती है व्हाट आर यू डूइंग, तो वीवर बोलता है मैं ये कर रहा हूँ, गार्लैंड बना रहा हूँ. किसके लिए? ऐसा ऐसा है, ये उसके लिए, ये शादी के लिए. और ये क्या है? इट इज क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट में पोएम है. आपको एप्रिसिएशन भी समझ में आ रहा है? अब इसमें सर कोई फिगर ऑफ स्पीच मार्क करना है? कुछ नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल. उसके बाद आता है एकदम इंटरेस्टिंग, 37 स्टैंजा का है, बहुत लंबा है, 4 पेजेस का पोएम है, 3.5 पेज का. याद है कौन सा है? हाँ, लिरिकल बैले बोलते हैं उसको. उसका नाम है द इंचकेप रॉक. लेकिन एकदम सिंपल है. वो इंचकेप रॉक पूरा हिंदी पिक्चर है. देयर इज एक पर्टिकुलर प्लेस इन द डीप वाटर्स, और वहां पे वो रॉक है, इंचकेप रॉक. वो क्या होता है मालूम है? व्हेनेवर देयर इज हाई टाइड, वो पानी के नीचे जाता है. तो बेचारा वो सेलर्स, वो बोट आता है ना जो ट्रैवल कर रहा है, बैंग ऑन पूरा उनका टेटेनिक हो जाता है. सो देयर इज दिस एबोट ऑफ एबोबोटॉक जो स्कॉटिश आइलैंड पे है. वो बोलता है यार पीपल आर डाइंग, यार कुछ करना पड़ेगा. सो वहां पे जाके वो बेल लगा देता है. सो व्हेन द वाटर इज ऑन हाई टाइड, द रॉक इज हिडन बिहाइंड द वाटर्स. तो बेल टंग टंग. तो सेलर्स बोलता है ये रूट थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, उससे उसकी जान बचती है. तो एक आता है सर, मैं नहीं है सर समीर नहीं, सर रैल्फ. वो पायलट है, मालूम जॉनी डेप, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन. वो उसको कुछ नहीं है उससे दुश्मनी, जेलसी है. इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है इसके पास. तो जेलसी की वजह से वो बेल अभी इधर आ गया, अपना जेलसी से बेल काटता है. तो उसको कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट यानी भुगतान तो देना पड़ेगा ना. अभी इधर आया एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. Whatever you sow, so shall you reap. देखा, इसी इंच के प्रॉक के बेसिस पे हमने एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का थीम लिया. तू जो करेगा तेरे को भुगतना पड़ेगा. वो रैल्फ ने क्या काटा? बेल काटा, फिर जाके लूट के वापस आया उसी स्पॉट पे. अभी क्या है? हाई टाइड, रॉक तो दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा है और बेल भी नहीं है. तो एवरी ऑफ द पायरेट बोलता है अरे क्या करेंगे. वो रैल्फ फिर भी बोलता है नो नो, इन द मूनलाइट वी कैन सी द रूट. और तभी जाके टाइटेनिक हो गया. जैक और रोज, रोज रोज गया और जैक भी गया और जिल भी गया. एंड देन ही रियलाइजेस ओह गॉश, सी व्हाट आई डिड वाज अ टेरिबल थिंग. आपको समझ में है? अब ये मैंने बताया ये पोएम क्या है? लिरिकल बैले. लिरिकल मतलब म्यूजिकल, बैले मतलब स्टोरी. पोएम के फॉर्म से स्टोरी. जो अपने इंडिया में पोवाड़ा गाते थे ना, पोवाड़ा वैसे. अब उसमें ना ऑल एवरेज सब एकदम फिट, लेकिन बहुत सारा है, लेकिन बहुत एवरेज है.
एलिट्रेशन है, इन्वर्जन है, उसमें ओनोमैटोपोइया सबको मालूम है ओनोमैटोपोइया, लेकिन 90% बच्चा लोग को जीरो मिलता है क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू स्पेल। तो तुम क्या बोलोगे? ओनोमैटोपोइया फाया कुछ नहीं, ONOMATOPOEIA। तो तू क्या करके जाएगा एग्जाम के पहले? ओनोमैटोपोइया बिल्कुल नहीं, गर्गलिंग साउंड है देख उसमें, गर्गलिंग साउंड। तो गर्गलिंग ONOMATOPOEIA, ओनोमैटोपोइया। क्योंकि ये बोलना अलग है, एग्जाम में अपने को लिखने का 2 मार्क्स है। अब आप बोलोगे सर पोएटिक क्रिएटिविटी का क्या करेंगे? अरे अब भी बोलता हूं ना, वो लोग जनरली लाइफ, नेचर ऐसा कुछ पूछते हैं, वो पूछेंगे जो भी। हम लोग घर से टिफिन ले जाने वाले लोग हैं, शादी में जाते हैं लेकिन टिफिन ले जाते हैं, है ना? क्यों? खाना अच्छा नहीं मिला तो उधर ही खाएंगे, और खाना अच्छा रहा तो वो टिफिन में भर के भी लेके आएंगे। सिंपल इंडियन मेंटालिटी है। नाउ फेस, तो मैं अभी से ना फेस ऐसा एकदम मोनोसिलेबिक है ना, एक छोटा छोटा साउंड, वो क्या मैं 3-4 राइमिंग निकल करता हूं। तो फेस का निकला, फेस, रेस, केस, बेस। तो उन्होंने कुछ पूछा लाइफ के बारे में, तो मैंने फटाक करके बना दिया, लाइफ इज लाइक अ रेस। तो पहला लाइन आ गया, उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी आ गया, लाइक सिमिली, लाइफ इज लाइक अ रेस। पहला लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? रेस। तो दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए? उसको राइम करने वाला, फेस को बेस, whatever it should be, this will be the base. Base के बाद face. All problems of life we should bravely face. समझा है कि नहीं? And case. This will be your success. Simple as that. ज्यादा सोचोगे तो आपका टाइम क्वेश्चन 3A में या A तक जाएगा। A के बाद जो B, 4ABCD, 5ABCD, अपने को जितना लिखोगे उतना मार्क्स है। सिंपल एज दैट बोलता हूं, जितना लिखोगे उतना मार्क्स। आप बोलोगे क्या लिखूंगा? वो सेकेंडरी है, पहला लिखने का। तो आपको इंच के प्रॉक का थीम समझ में आया? अभी आपको मालूम है, दैट इज हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। अपने घर पे गेस्ट पहला आता है ना, तो ये पोएट का नाम गेस्ट है, एडगर ए गेस्ट। क्या है नाम? एडगर ए गेस्ट। पोएम क्या लिखा है? हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। तो आप बोलोगे इसमें क्या है? हैव यू अर्न्ड योर टुमारो मतलब आज कोई अच्छा काम किया है क्या आपने, जिसके बदौलत आपको कल का दिन, वो तो ऐसे ही भगवान देने वाला है, बट हैव इज बेटर टू अर्न द टुमारो, ये उसका थीम है। तो इसका मतलब वहां पे एक्टिविटीज क्या आएगा? एवरीथिंग विथ गुड वर्क। अब इसको हम माइंड मैप में कन्वर्ट करें, अब भी करते हैं। आई विल गिव यू वन एक्टिविटी, प्लान योर टुमारो, प्लान योर एग्जाम शेड्यूल। तो ये तू प्लान जो करता है वो क्या कर रहा है? माइंड मैप। अरे खोपड़ी में जा रहा है। सो पोएम कौन सा किया हमने? हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। उसी को हमने माइंड मैप में कन्वर्ट किया, बिकॉज वो क्या बोल रहा है? अबाउट टुमारो। तो मैं बोलता हूँ चल भाई प्लान योर टुमारो। सो टुमारो मॉर्निंग आई विल स्टार्ट माय डे ब्ला 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 ब्ला। खत्म। व्हाटएवर यू हैव डन इज माइंड मैपिंग। आपको समझ में? उसी को मैं कन्वर्ट कर दिया, माइंड मैप, पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, ब्ला 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 ब्ला। अभी ये ब्ला 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 ज्यादा नहीं करने का, 3 मार्क्स है ना, 6 पॉइंट्स किया फिर भी चलेगा, बेयर मिनिमम 4 तो करके आने का। बात समझ में आ गई है कि नहीं? सो दिस इज हाउ माइंड मैप करने का। ये इसका ऐसा स्पेसिफिक कुछ मॉड्यूल नहीं है कि वो करो और मार्क्स मिलेगा। सो माइंड मैप छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तेरा ही नुकसान होएगा। माइंड मैप इतना इजी है, बस उसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। सर्कल में सेंटर में आइडिया एंड देन मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स। उसको और एक एग्जांपल दूं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड फिल्म्स। पर मालूम है फिल्म्स में टाइप होते हैं। तो एक फिल्म होता है जॉनरा एक्शन फिल्म्स, एक होता है कॉमेडी, एक होता है रोमांस। तो समझे आप? एंड देन यू डिवाइड फिल्म्स, बाद में डिवाइड किया उसको। अभी रोमांस, तो कैन आई गिव एग्जांपल? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक्शन सिंघम, बकवास फिल्म है साले सब, लेकिन ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। तो ये माइंड मैप किसके बेसिस पे किया हमने? हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। तो अगर उसको कनेक्ट करते जाएगा ना, सब देखेगा। एक टेक्स्ट बुक में तेरा सब हो जाता है, राइटिंग स्किल भी। अभी फादर रिटर्निंग होम,
उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच पूछता हूं तुमको मैं। ह्यूमिड मॉनसून नाइट, मॉनसून नाइट यानी बारिश की रात, ह्यूमिड ह्यूमिड मॉनसून नाइट। तो मॉनसून ह्यूमिड नहीं है, नाइट ह्यूमिड है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो मैं आपको बोलता हूं द कैट वॉज लुकिंग एट द फूड विथ हंग्री आई, सो वॉज इट द कैट? क्यों सर? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरा बच्चा, एक स्टूडेंट मेरे को बोलता है वी आर सिटिंग ऑन अ टायर्ड बेंच, तो मैं समझ गया वो बेंच टायर्ड नहीं है, वो बच्चे टायर्ड हो गए, इतना बोरिंग में लेक्चर देता हूं। वी आर सिटिंग ऑन अ टायर्ड बेंच, बेंच इज नॉट टायर्ड, इट इज द स्टूडेंट हु इज। ट्रांसफर्ड एपिथेट समझ में आया? ह्यूमिड मॉनसून नाइट, तो व्हाट इज ह्यूमिड? नॉट द मॉनसून बट द नाइट। समझ में आया? डन। अब ये फादर रिटर्निंग होम थोड़ा विजुअल है, वो आर्ट सिनेमा होता है ना एकदम वैसा। नसीरुद्दीन शाह साहब काम करते हैं ना वो फिल्म में, इरफान खान साहब करते थे। इज अ फादर, अ कॉमन मैन फ्रॉम मुंबई, ट्रेन में आ रहा है, बारिश हो रही है, चप्पल से ना वो फुटवेयर्स में स्लीपर्स वो पहन के आ रहा है, छपाक छपाक आवाज करते, पूरा कपड़े पे मट्टी उड़ाए। घर पे आने के बाद द किड्स आर इवन नॉट रेडी टू टॉक टू हिम, उससे कोई बात नहीं करता है, स्टेल खाना खाता है और बैठ जाता है। और सोते ही उसको एक ड्रीम आता है। मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, तो आपको एक स्टोरी था, नोवेला, द ओल्ड मैन एंड द सी, सैंटिगो। 80 डेज 79 डेज बेचारा फिश पकड़ने जाता है, मिलता ही नहीं है उसको यार। 88 डे वो जाता है, उसको तो लोग सब बोलते हैं सलाव, सलाव मतलब अनलकी। जंगल जाता है पानी में 88 डे, आज तो कुछ, और एक बड़ा फिश मिलता है, उसका नाम है मार्लिन। उसको लेके आ रहा है ना, तो शार्क से अटैक करते हैं। ये शार्क से लड़ता है, लेकिन वो फिश सब पूरा शार्क खा जाते हैं। तो वो 88 डे भी खाली हाथ ही आता है, और फिर अपने एक थोड़ा सा ऐसा टीला है, हिल, वो हिलॉक पे जाके अपने घर में जाके सो जाता है। एंड देन इन द ड्रीम्स वो क्या देखता है मालूम है? वो बीच पे ही कैन सी लायंस। तो आप बोलेगा कैसा बूढ़ा है, सपने में क्या देखता है? तो लायंस। वो लायन इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, सिंबल ऑफ होप, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ टू फेस योर टुमारो। और ये फादर को भी वैसा ही सपना आता है क्या, कि नोमैड्स आ रहे हैं फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीका इनटू इंडिया, एंड देन द एंटायर सिविलाइजेशन कॉल्ड आर्यन सिविलाइजेशन। तो ये काफी हाइपोथेटिकल है, पर वो क्या बोलता है मालूम है? इट इज गिविंग दैट ओल्ड मैन होप, इट इज गिविंग हिम how I'm going to face tomorrow, because how you make your tomorrow, it is based on today, and how you make your today, it is based on yesterday. इसलिए तो दोस्तों heritage, history is so important for us. आपको समझ में आया ये लास्ट लाइन पोएम का? अब फादर रिटर्निंग होम के बाद एक है पोएम मनी। मैं तुमको क्या समझाऊंगा मनी, यू नो बेटर देन दैट हाउ मनी इज। लेकिन इसमें एक है, पोएट सेज जब पैसा होता है ना, एवरीबॉडी इज योर फ्रेंड, एंड इट इज एक्चुअली अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तुम्हारा भी होगा एक दिन ऐसा आता है कि, मतलब अभी तक तो तुम्हारा नहीं आया, क्रॉस फिंगर्स आएगा भी नहीं। व्हेन यू हैव नो मनी पीपल विल नॉट टर्न अप, पर तभी जो तुम्हारे पास आएगा, हम ऐसा बोलते हैं ही और शी, और दे आर माय रियल फ्रेंड्स, ऐसा वो पोएट बोलता है, विलियम एच डेविस। अब ये नाम कैसे मेरे को याद है? ये रोज मेरे को मिलते हैं, मेरी बिल्डिंग में रहते हैं। नहीं, एग्जाम के पहले क्लास में एंट्री करने के पहले पोएट्री में अपने को क्वेश्चन 3B 4 मार्क्स का है, तो तेरा पोएम स्टार्ट में एप्रिसिएशन में पोएट का नाम लिखेगा तो एग्जामिनर खुश होगा कि नहीं होगा? पर गलत नाम लिखेगा तो थोड़ा हर्ट भी होगा। इसके लिए क्या करने का, एग्जाम सेंटर में जाने के पहले इंडेक्स पेज देखने का और याद रखने का। तो कैसे याद रखने का? पहला सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, वॉल्ट विटमन, WW। सरोजिनी नायडू तो चल जाएगा, रॉबर्ट सदी, इंच के ब्रॉक। अपने घर पे कौन आया है? गेस्ट। कौन सा है? हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, दिलीप चित्रे, फादर रिटर्निंग होम, उनसे तो मैं मिला भी हूं। विलियम एच डेविस, मनी। और एक है उसका, वो पोएम का नाम कौन सा है यार? हाँ, शी वॉक्स इन द ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन। ये तो एकदम अपना फेवरेट पोएम है, लव पोएम एकदम फेवरेट रहता है अपना। उसमें तो मस्त डिस्क्रिप्शन है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेयर, आईज, फोरहेड, चीक्स, लिप्स, तिल से ब्यूटीफुल। उसमें उन्होंने ये भी बोला है
वो ब्लैक ड्रेस पहना है, ब्लैक ड्रेस इज माय फेवरेट यार, क्या बोलूं, मर जाओ। अब वो ब्लैक ड्रेस के अलावा उसने ये भी बोला है देयर इज अ वे यू कैन डिफाइन ब्यूटी, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, और पोएट का पर्पस है टू टेल यू अबाउट द इंटरनल ब्यूटी। समझ में आया? जो एक एज के बाद नहीं रहता है, सो व्हाट वी शुड लुक आउट फॉर इट। समझ में आया? और एक पोएम है जो मैंने बोला कौन सा है, उसका नाम है वो तुम्हारा गांव का पोएम है। अब तुम ये मत बोलना मेरा गांव ही गोरेगांव है। Whatever you have the images of your native place, वो सब अपने को यूज करने का है। तो अरुणाचल प्रदेश गया है क्या? मैं नहीं गया हूँ, मैं भिवंडी ही गया हूँ 4 बार, उसके आगे किधर नहीं गया। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अरुणाचल। तो वो अरुणाचल प्रदेश का पोएम है, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर। तो कहाँ से जाऊँ? अरुणाचल जाके हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश। अरे क्यों? डिस्क्रिप्शन में आएगा तो तेरा अपना गांव एक्सप्लेन करता हूँ, और क्योंकि वो पोएम वैसा बताता है। और ये पोएम में एप्रिसिएशन में हम ये लिखेंगे SUBTLE, सटल। ये थोड़ा सा ना एक सटल पोएम है, जो हम बोलते हैं ना कि ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, 1-2 बार पढ़ने जैसा, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट सटल थिंग्स ऑफ लाइफ। उसमें डेथ भी है, उसमें रिवर को सिग्निफाई किया है, कैसा रिवर होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है गांव में। उसमें अर्बनाइजेशन के बारे में भी बोला है, दैट वंस द विलेज नाउ इट इज टर्न्ड इनटू अर्बन एरियाज। तो डेवलपमेंट है, लेकिन क्या चल जाता है, वो पीस, वो हेरिटेज, वो ये सब मिला के ये पोएम है स्मॉल टाउन्स द रिवर। और उसमें वो एक डेड बॉडी के बारे में बोला है, वो ध्यान से देखना तुम लोग, कि अरुणाचल प्रदेश है, उस बेल्ट के लोग डेड बॉडीज को कहाँ दफनाते हैं, सो दे कैन राइज एंड गो इनटू हेवन, ऐसा उसका पर्पस है। एंड इफ यू से वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो द एंटायर livelihood of man is always circle around water, small towns and the river by Mamang Dai। आई बात समझ में? इसके लिए अरुणाचल प्रदेश का डिस्क्रिप्शन है, अनफॉर्चुनेटली हम वहां तक गए नहीं, जबकि जाना चाहिए, these are the beautiful places। तो हम क्या करेंगे, अपने नेटिव प्लेस को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देने का। खाली आपके नेटिव प्लेस में अगर रिवर ना हो तो डाल दो, और क्या करेंगे। आपको बात समझ में आई? This is how it is। अरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग? तुम लोग अरुणाचल का ब्लॉग देखो ना, कोई अरुणाचल प्रदेश के बेसिस पे लिखे हुए ब्लॉग देखो, तो उसका फायदा एग्जाम में होगा। क्या होगा? अपने को ब्लॉग राइटिंग है ना, तो तू अरुणाचल प्रदेश के बेसिस पे ब्लॉग पढ़ेगा तो तेरे को ये भी समझ में आएगा ब्लॉग राइटिंग कैसे लिखने का। आई बात समझ में? यूनिट 2 हो गया। अभी हम करते हैं यूनिट 2 का एप्रिसिएशन भी बताया ना कैसा करने का। पहला 3-4 लाइन पोएट के बारे में, फिर पोएट्री के बारे में, फिर फिगर्स ऑफ स्पीच, वो कैसा निकाल के रखने का। हमने जो निकाला है पैराडॉक्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट निकाला ना, ट्रांसफर्ड एपिथेट, फादर रिटर्निंग होम से, ह्यूमिड, मॉनसून, वैसे ही ओनोमैटोपोइया निकाला ना, एक हाथ तो एक्सप्लेन कर देने का और अपना 3-4 लाइन लिखने का जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द, समझ में आया ना? अब हम करते हैं राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपको लिखना ही है, और उसमें अपने को क्वेश्चन 4 ABCD 4 है, एंड वी हैव ऑल 4 विद 2 more options, and total 3 options, any one we have to do। तो तुमको सबको वर्चुअल मैसेज क्या है मालूम है? कुछ नहीं, तेरे को पैरामाउंट पिक्चर्स से इसके भाई को फोन आया, हेलो आई एम रॉबर्ट अल्टमैन टॉकिंग फ्रॉम पैरामाउंट पिक्चर्स, योर ब्रदर इज ऑफर्ड मिशन इम्पॉसिबल द डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 2 अगेंस्ट टॉम क्रूज, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट। आप बोलोगे माय ब्रदर इज नॉट एट होम, ही इज on a shoot doing Rohit Shetty's new film, and then you say okay, so I'll give a call। ये बोलेगा no, they don't allow the phones on the set, so you give me the message। so ये मैसेज को तू जब ट्रांसमिट करके रेफ्रिजरेटर पे उसके स्टडी टेबल पे लगाएगा, तो उसको जो कन्वर्ट करेगा विदाउट एडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू इज कॉल्ड वर्चुअल मैसेज। बात समझ में आई? इसने ऐसा मैसेज दिया है, तो भाई आते ही उसको फोन कर, फिनिश। सिमिलरली वी हैव SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, तो आप वर्ड्स गिनोगे, टेंशन नहीं। बोर्ड का एक लाइन में एवरेज 8 वर्ड बैठता है, तो जितना 8, तो वो हिसाब से एक एवरेज लिख देने का। उसमें क्या लिखने का? ऑल अबाउट योर क्वालिटीज। और वो पूछेंगे तो आपकी क्वालिटीज कैसे मापी जाती है मालूम है? इन द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, यानी एकेडमिक एंड
कहा क्या? परफेक्ट, बस परफेक्ट। और हम पूछते हैं व्हाई यू वांट टू जॉइन अस, तो उसका आंसर देने का, आई वांट टू जॉइन योर यूनिवर्सिटी बिकॉज योर यूनिवर्सिटी इज। अब ग्रुप डिस्कशन मालूम में क्या होता है? तो आपको ग्रुप डिस्कशन फैशन पे बोला है, तो यू विल कम एंड डायरेक्टली विल स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट फैशन। अरे क्या फैशन है तेरा? बिल्कुल नहीं। हम कभी भी कम्युनिकेशन यानी कॉन्वर्सेशन शुरू होता है ना, फिल्मों में देखना, तो एक सीन ओपन होता है, तो उसके लिए हम ओपनिंग, मिडिल और क्लोजिंग यानी कि इंट्रोडक्शन, सेंटर यानी कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमैक्स एक सीन में भी होता है। तो आदमी आके बोलेगा, कुछ तो बात करेगा, अरे यू आर लुकिंग सो नाइस, जैसे इसने जैकेट पहना, यू लुक सो नाइस, तो बोलेगा ये आई एम, तो भी ये तेरा नाम होगा सुनील, रॉबर्ट, एंथनी, अब्राहम, एंड या आई एम गोइंग फॉर द पार्टी, नाइस ड्रेस। अभी ड्रेस पे आ गया, फिर एक तीसरा बोलेगा ही इज ऑलवेज यू नो गाय विद अ गुड फैशन सेंस। फैशन सेंस पे आ गया, अपना टॉपिक है फैशन। देख अभी हम सेंटर पे आ रहे हैं, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बात समझ में आई? पर आप लोग सब लोग जानते हैं कि यू व्हेनेवर यू स्पीक वी ऑलवेज एक्सप्रेस एज वेल। तो इसके लिए ग्रुप डिस्कशन जब लिखो तो ये नाम के आगे ब्रैकेट में लाफिंगली, स्माइलिंगली, एंग्रीली ऐसा कुछ तो लिखना था कि उस एग्जामिनर को पता चले वो बोलते वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझे? तो ग्रुप डिस्कशन का ये होगा, पर ग्रुप डिस्कशन 20 अराउंड लाइंस का जाएगा, एसओपी 100 वर्ड्स। अगर मेरी राय मानो तो यू बेटर गो विद, ये मेरी राय है, ऐश्वर्या राय नहीं, राय इज ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, व्हाट आई कैन से, गो विथ वर्चुअल मैसेज, शॉर्ट में आ जाएगा और उसको बॉक्स बनाओगे तो परफेक्ट। ओके, एक है ईमेल, ओके, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू। अभी सब कुछ सब आता है उसमें ना। इंटरव्यू तो आपको सबको मालूम है, इनिशियल क्वेश्चंस, देन सेंटर यानी अबाउट द कोर, और क्लोजिंग बताया हमने, हॉबीज, इंटरेस्ट, ऐसे क्लोजिंग होता है, एम एंड फ्यूचर प्लान। सिंपल। तो अगर आप बोलते हो कि क्लोज क्वेश्चंस ओपन एंडेड होने चाहिए, एक लाइन का होना चाहिए, तो बोलेगा सर मैं क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग बहुत शायद इंटरव्यूज देखते होंगे, आजकल टेलीविजन पे बहुत से इंटरव्यूज आते हैं, चैनल्स पे आते हैं, अभी तो यूट्यूब पे भी आते हैं, शायद आपने लाइव भी देखा रहेगा बहुत जगह। तो इफ यू आर फेमिलियर विद इंटरव्यूज, गो विथ इंटरव्यू। आप बोलोगे नहीं सर मैं ईमेल लिखूंगा बिकॉज आई एम, आजकल बच्चों को ईमेल पता होता है, पर ईमेल आएगा तो इट शुड बी विजुअल। हाँ, कैसा मालूम है? ईमेल कहाँ देखते हो आप? कोई स्क्रीन पे ना, तो दैट विजुअल थिंग शुड बी देयर इन द एग्जाम। तो उसका ईमेल का मैं एक टेक्निक बताता हूँ, मालूम है? सेंडर, रिसीवर, सीसी, बीसीसी। तो ये चार में ना @ और बाद में जो भी टॉपिक है वो लेटर भी लिखो चलेगा, लेकिन पहला 4 लाइन में क्या आएगा? @ 1 2 3 ABC KLD, समझे? @ आ गया तेरा, अरे समझे ना भाई। अब इंटरव्यू, रिपोर्ट राइटिंग एकदम इजी है। 4 killed in a road accident, खुद का ही आंसर लिखना है। पूछेंगे वेयर, अपने आप से, तो आंसर आएगा अपने आप से। This horrific accident killing 4 passengers took place on Mumbai-Goa Express Highway. ये आंसर कौन दिया? बाजू वाला दिया, मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे। तेरा अंदर से आ रहा है। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, How the accident was truck moving from the opposite direction। समझ में आया? पहला पैराग्राफ ओवर। फिर सेकंड पैराग्राफ में बचे हुए क्वेश्चंस, How many killed? 4। तो ये पैसेंजर बस था, खाली 4 ही लोग थे, तो उसमें और भी होंगे, तो वो इंजर्ड होंगे। तो अगर 4 डेथ, तो एक इंटू 4 करेंगे तो 4 × 4 24। अरे इंडिया में ऐसा मैथ्स है भाई, 24 बोलना। 24 पीपल वर इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट, आउट ऑफ दैट एडमिटेड इन द नियर बाय, रास्ते पे नहीं पड़े ना अभी भी, तो दे आर एडमिटेड इन नियर बाय हॉस्पिटल। आउट ऑफ दैट 18 आर have recovered but remaining are still in ICU। अभी और क्वेश्चन बचा है, वो ट्रक वाला किधर है? मैं निकला गड्डी लेके, नहीं, he was absconding। ट्रक ने एक्सीडेंट क्यों किया? Because he was, अभी अगर absconding भाग गया तो पुलिस पे सवाल उठता है ना, तो पुलिस ने क्या किया? उसको पनवेल के वहां पे उसको पकड़ लिया, उस पे अभी केस। समझ रहे हो? ऐसा खुद से ही रिपोर्ट बनाने का।
आपको इंटरव्यू, ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग समझ में आया? अभी आर्ट ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअली एकदम सिंपल है। आर्ट ऑफ कंपेयरिंग आप शायद स्कूल लेवल पे वगैरह देखा रहेगा या इनफैक्ट किया रहेगा, तो आपको पता है अभी लाइटिंग ऑफ द लैम्प, तो वो पॉइंट दिया जाएगा, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी लैम्प, इधर मेटाफर यूज करेंगे, लैम्प का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब क्या मैं बोलूं एजुकेशन, क्या मैं बोलूं साइंस। व्हाई? बिकॉज एजुकेशन, साइंस क्या करता है? इरेडिकेट्स द डार्कनेस ऑफ, समझे, इलिटरेसी। तो लाइटिंग ऑफ द लैम्प, this process is also considered as the lamp of education which is going to eradicate, देखो ऐसा, this is called। अभी गेस्ट है, तो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सुरेश कुमार to come over here and give his words of advice. I am sure that his words are going to change the perception of everyone in the audience. ऐसा एक आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। आपको स्पीच राइटिंग मालूम है? मेरे को भूख लगा यार, वड़ा पाव कोई लेके आएगा क्या? लेके नहीं आना, वड़ा पाव इज पाव पाचक वड़ा। तो ये स्पीच का इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग घर से ही लेके जाएंगे। कैसा? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वो जो भी टॉपिक देंगे ना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर इन दिस वंडरफुल ऑडिटोरियम टू स्पीक टू यू ऑन द टॉपिक ऑफ, जो क्वेश्चन पेपर में, in front of the wonderful audience. It is my honor to be in the same company with my honorable principal ma'am and my staff. So today I will speak about topic. उसका 4 lines, 5 लाइन कर, और एंडिंग में, so on this note I end up my speech with a very famous quotation from John F. Kennedy when he said, "We should never ask what the country has done for us. Rather we should see what we can do for the country. So my friends, let us be united." And समझा? तो स्पीच का स्टार्टिंग यानी इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग यानी पेरोरेशन घर से ही लेके जाना। कुछ घर से मतलब जेब में डाल के नहीं लेके जाना, प्रिपेयर करके जाना। तेरा जो टॉपिक है उसका 4-5 उधर लाइंस बनाने का है, और बाकी बच्चे लोग पूरा सोचते बैठेगा। तू क्या करेगा? अरे तू क्या करेगा? तू एक्चुअली आधा तो घर से लेके गया ना, पाव घर से लेके गया, तो तू क्या बोलता है? मंगेश वड़ा पाव बोल रही, हमको खाली दो वड़ा दो। फिर बैग में से पाव निकालता है, चटनी उसने दिया डालता है, खाता है, वो देखता है, आपको समझ में है? पर तू बोलता है नहीं सर, मैंने ऑलरेडी एजुकेशन कॉम्पिटिशन दिया है, तो तेरा खुद का लिखना। ये सब टेक्निक इसके लिए ना, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर अपन लोग मैराथन का एकदम फिनिशिंग लाइन पे, तो अपना भी क्या है, स्पीड पकड़ना है। तो तुमको समझ में है स्पीच राइटिंग कैसे करने का, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग समझ में है पक्का? अभी तुम लोग ने अपील राइटिंग किया है, अपील विजुअल है, अपील इज अगेन विजुअल। तो तेरे को अपील में ना ड्राइंग करने की जरूरत नहीं, पर ऐसा विजुअल बनाना पड़ेगा। तो तुमने कभी होमोफोन्स यूज किया है? अभी ओरल्स में दिया होगा मूवमेंट। तो तू क्या करना मालूम है? अपील में ना ऐसा कैची लाइन लिखना कि पब्लिक वो एग्जामिनर देखना चाहिए, कम वन कम ऑल, और बोलेगा सब ऐसा ही लिखता है। उसके नीचे क्या लिखेगा तू? कम वन कम ऑल, कैपिटल लेटर, सेंटर ऑफ द पेज, नीचे क्या लिखेगा? मेक दिस मूवमेंट, मूवमेंट का स्पेलिंग MOVEMENT, as one of the best movements of your life, MOMENTS, और दोनों को अंडरलाइन करना। एग्जाम में बोलेगा यार ये तो एकदम कैची टैगलाइन बना है, समझ में आया? और अपील जनरली ना, अगर रैली है तो रैली का टाइम होता है ना, अभी मैराथन में अभी आते वक्त था, तो 10 बजे सुबह मैराथन लोगों का चलेगा मुंबई में, 21 किलोमीटर का, सब लोग हॉस्पिटल में। इट शुड बी ऑलवेज अर्ली मॉर्निंग। उसका भी कुछ टाइम होगा ना, 5:30 का रिपोर्टिंग, एंड बाय 8 o'clock। तो उसका रूट भी होगा ना, देख ये सब तेरे को देना है। और पब्लिक ऐसे ही आएगा, तो उसको बोलना पड़ेगा, यू कम फर्स्ट 50 विल गेट ऑटोग्राफ टी-शर्ट फ्रॉम द गेस्ट। तो चीफ गेस्ट भी आ गए ना। कौन होगा चीफ गेस्ट? चीफ गेस्ट मैं हूं। चीफ गेस्ट कौन होगा? नो फिल्म पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स वाला, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर का नाम कैसे लिखेगा? द लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर एंड भारत रत्न अवॉर्डी सचिन तेंदुलकर, समझा? और अभी तो सब लोग ऑनलाइन है ना, तो नीचे क्या डालेगा तेरे अपील में? फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.marathonindia.com। अरे बात समझ में आई? तो ये तेरा
अपील राइटिंग हो गया। अभी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया किया हमने। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कैसा करने का? ज्यादातर तेरा खुद का एग्जाम्पल लिख। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये ऐसा एग्जाम के ये मूवमेंट पे, बिकॉज तेरा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ना, तो तू समझ जाना तेरा अराउंड 70-80 मिनट्स 90 मिनट्स बहुत कम बचा रहेगा। तो यू कैनॉट, you have to write. So stitch in time saves 9. खुद का स्टोरी लिखने का, that stitch in time saves 9 is a very famous proverb which is applicable in everyone's life, and I will tell you how it was applicable in my life. I was appearing for 10th 12th standard exams. I was planning for NEET. I was spending whole day for my exams, 12th and NEET. My brother, who is a dietitian, would come to meet me and always would tell me that you are putting on weight, but I was unable to do anything for that because I was focused for my exams. Exam हो गया, और बाद में पता चला that I have put on 8 more kgs, and then I realized what my brother was used to. I called him. He said, "This is the diet plan. This is the exercise regime." I started doing it. Now I am back to my regular fitness thing. But I realized in the whole that stitch in times ऐसा ब्लैंक होएगा, वो इंटरनेट होता है ना टक करके, वो खत्म। फिर तो तुमको अभी से रेडी करके आपको ये बात समझ में आई पक्का? अभी हमने फिल्म रिव्यू किया, पर आप बोलोगे सर फिल्म रिव्यू कैसा, वो तो बुक रिव्यू भी आता है। तो इसके लिए क्या करने का, एक फिल्म लेने का जो बुक के ऊपर बेस्ड है। कौन सा है? इंडिया का नहीं मालूम, हैरी पॉटर है, द गॉडफादर है, अभी मार्च के 1 को लगने वाला ड्यून है। ये सब ना बुक के बेसिस पे। तो क्या करना मालूम है, फिल्म रिव्यू बुक के बेसिस वाला बना के रख। फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर वाला बना के रखा, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एस्केबान बना के रखा, फिल्म रिव्यू बना के रखा। अल्फोंसो कुआरॉन ने डायरेक्ट किया है, पूरा बुक बना के रखा। जैसे ही क्वेश्चन में बुक रिव्यू आया तो फुल शर्ट का हाफ। पहला तो तू मेरे को बोल, हाफ का फुल अच्छा है या फुल का हाफ करना अच्छा है? परफेक्ट। तो अपन पहला फिल्म रिव्यू बना के रखेगा। जैसे उन्होंने बोला बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू से काट देने का एवरीथिंग कॉल्ड टेक्निकल। फिल्म में टेक्निकल क्या होता है? कैमरा, एडिटिंग एंड साउंड, तीनों को हटा दिया, वही क्या बन गया? बुक रिव्यू। लेकिन याद रखने का, फिल्म रिव्यू में हम एक्टर्स का नाम लिखते हैं। हैरी पॉटर इज प्लेड बाय डैनियल रेडक्लिफ, बराबर ना? बुक में कैरेक्टर ही लिख देगा, डैनियल रेडक्लिफ नहीं आना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? बाकी 3 चीज क्या निकाल देने का फिल्म रिव्यू से? टेक्निकल, तीनों चीज निकाल देने का। तो जो बचता है वो क्या है तेरा? बुक रिव्यू। और 1-2 लाइन ऐड कर देने का। द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज फैबुलस, इट इज एनग्रोसिंग एंड एंगेजिंग एज वेल, एवरेज रीडर्स कैन ऑल्सो एंजॉय द बुक। खत्म, बुक रिव्यू हो गया। पक्का? चाय मंगवाऊं, कॉफी मंगवाऊं? ऐसा मैं पूछता हूँ, मंगवाता नहीं, सबको ऐसा पूछता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? तो फिल्म रिव्यू करके उसी को किस में कन्वर्ट करने का? बुक रिव्यू। नाउ यू टेल मी, आना तो कंपलसरी है ना फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू? तो तू एग्जाम तक वेट करेगा, आज कल में बना के रखेगा? अरे बना के कहीं को रखेगा? इसका भी ब्लॉग पढ़, मेरा खुद का ब्लॉग है, आर फिल्म्स, देयर फिल्म्स, ग्रेट फिल्म्स। अरे तो तू ब्लॉग लिखते हो, ये लिख सकता है? हाँ। तो क्या करना मालूम है? एग्जामिनर को कैसा बताएगा ब्लॉग है? तो ऐसा बॉक्स बनाने के ऊपर क्या लिखने का? माय ब्लॉग, हार्ड वर्क स्मार्ट आइडियाज। और ब्लॉग में जो भी लिखना है वो लिख। समझ में आया? और फिल्म का देखने के लिए ब्लॉग ही देखो, जितना तू देखेगा तेरे समझ में आएगा। सो राइटिंग स्किल्स समझ में आया तुमको? पक्का? अभी और कुछ राइटिंग स्किल में बचा है क्या? देखो, हाँ, अरे राइटिंग स्किल का कुछ बचा नहीं है ना? फाइन, अभी हम करते हैं द लास्ट थिंग, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग का बताऊं। अब घर पे जाने का, आज मटन बिटन खाते हो तो खाने का, सो जाने का, पहला ले दो, शाम को उठने का, एक तो मोबाइल निकालने का, उसका रिकॉर्डिंग ऑन करने का, और नॉवेल पढ़ते वक्त पेंसिल ऐसा कान में लगाने का। वो
गिरगांव चौपाटी का होटल में लगा देना। और पेज नंबर 173 पढ़ना चालू कर दिया मैंने। पहला ही आया पीरियोडिकल्स, यूनिक, डिफिकल्ट, डिस्टिंक्ट, स्पेशल, अलग। कभी सुना है पीरियोडिकल्स? यूनिक है, हाँ, उसको डॉट दे दिया। वही पेज के नीचे लास्ट पैराग्राफ के थर्ड लाइन पे आता है ग्रीक रोमांस, रोज सुनता है, उसको डॉट दे दिया। फिर नेक्स्ट उसी पेज पे नेक्स्ट फेज पे गया, वहां पे लिखा है टेल ऑफ जिंजीस बाय मुरासाकी शिकुबु। ये तेरे फ्रेंड का नाम है मुरासाकी? ए मोरिया किधर है? नया नाम है ना, यूनिक है, डॉट दे दिया। डॉन कोहिटो, डॉन तो ठीक है हमने सुनते हैं, कोहिटो ठीक है। मिगुएल सर्वेंट्स, डॉट दे दिया। फिर पेज 174 पे चले गए। हेनरी फील्डिंग, सर मैं डॉट नहीं दूंगा, मेरे को याद रहेगा। क्यों? क्रिकेट में फील्डिंग है, तो फील्डिंग कौन कर रहा है? हेनरी फील्डिंग, नाम याद रहेगा। अरे समझ रहे ना? वीएस नौ आ रहा है कि नहीं तेरे को? फिर पेज नंबर 174 का इस तरफ जाएगा, राजमोहन्स वाइफ बाय बंकी। तेरे को कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फर्क नहीं पड़ता है। वट एवर यूनिक, डिफिकल्ट, डिस्टिंक्ट, स्पेशल, अलग, सबको डॉट 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 दिया, ज्यादा भी नहीं देना। और वो डॉट को फिर वो सब रिकॉर्ड करने का। पेज 173, पेज नंबर नहीं भी बोला चलेगा, क्या बोलेगा? पीरियोडिकल्स, ग्रीक रोमांस, टेल ऑफ जिंजी, 10-10, 10वीं बीसी में लिखा है 10-10, डॉन कोहिटो, मिगुएल सर्वेंट्स, स्पेन, दिख रहा है? हेनरी फील्डिंग, आई बात समझ में? अब ये क्या है? ये सब एमसीक्यू के तरह आंसर है। और ये पेज नंबर 173, 74 और 75 पे है। बाकी जो है वो तू पढ़ के आराम से समझ जाएगा। सेटिंग क्या है, डायलॉग क्या है, स्टाइल क्या है, प्लॉट क्या है, थीम क्या है, वो तो वैसे ही। पेज 73, 74 और 75 को याद करने के लिए क्या करेगा? जितने भी यूनिक, डिफिकल्ट, डिस्टिंक्ट, स्पेशल है वो सबको रिकॉर्ड करेगा, तो पेज पे लिख देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर रिकॉर्ड करके क्या करेगा? इंडियन आइडल को भेजेगा। एग्जाम के पहले सुबह उठने के बाद जो भी तुम भगवान का वगैरह कुछ करते हो, जो भी कुछ करते हो, माँ बाप के आशीर्वाद करते हो, व्हाटएवर, 5 वाले को देखते हो, व्हाटएवर, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुनते हो। तो तेरा रिवीजन ऑफ यूनिट 4 का पहला हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल समझ में आया? कैसा करेगा उसको? वो नाम क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, वो आंसर है तेरा, इतना मेरे को मालूम। और टेल ऑफ जिंजीस क्या है वो स्टोरी बाद में बताता तेरे को मैं। जदाकाई कल्चर, जापान, अकीरा कुरोसावा, योशिजिरो ओसु, सब बताता मैं। अभी टाइम नहीं है, तेरे को क्या लिखना है अभी? टेल ऑफ जिंजी। क्यों लिखना है वो मालूम नहीं, आंसर है ना, फिलहाल ये ले। फिर तेरे को बताएंगे कि क्या है टेल ऑफ जिंजी, क्या है उसका सिग्निफिकेंस, क्या है लिटरेचर में। लेकिन अभी टाइम है क्या? फिनिश। यूनिट 4 का पहला लेसन कैसा प्रिपेयर करना समझ में आया? तुम अगर ये ऐसा पॉइंट्स निकालोगे मार्क्स मिलेगा। अब हम चलते हैं यूनिट 4 का सेकंड, टू सर्व विथ लव। सर आपने को कोई प्यार ही नहीं करता है, गलत लेसन का नाम है। इट शुड बी टू मैडम विथ लव। बिल्कुल नहीं, वो एक टीचर है, बहुत मस्त टीचर है, वो सबकी हेल्प करता है। अब तुम क्या करोगे? रुक जाना नहीं तू कहीं हार, ये एक्चुअली पिक्चर है विनोद खन्ना साहब का, इम्तिहान, इसी स्टोरी पे बेस्ड है। अभी पिक्चर नहीं देखना तू, अभी यूट्यूब पे जाएगा ना, इसका तेरे को बहुत सा वीडियोस मिलेगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन मिलेगा, अच्छा वाला देख ले और रिकवर कर। और अगर पिक्चर देखना है तो सिडनी पॉइटर का ये पिक्चर है टू सर्व विथ लव, वो देख ले। जिसमें एक टीचर है, वो एक ऐसे कॉलेज में गया जहाँ पे बच्चे थोड़े नोटोरियस है, उसको तकलीफ देने लगे, लेकिन बाद में उसने उन सब बच्चों को सुधारा। और बाद में ही वॉज फ्रॉम RAF, रॉयल एयरफोर्स। और ये एकदम इंटरेस्टिंग कॉलेज का स्टोरी है, टू सर्व विथ लव। अभी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये तो सुना ही होगा शायद, तुमने पिक्चर भी देखा होगा। वो एक हीरो है, वो पूरा, अब जो तभी ट्रेन से पॉसिबल था, रोड से पॉसिबल था, वो 80 डेज में किया है, पूरा दुनिया नहीं। और ये पूरा वर्ल्ड को चक्कर मार के, वर्ल्ड मतलब कौन सा समझ में आया ना, जो ट्रेन से, कॉमनवेल्थ या जो ट्रेन से और रोड से अवेलेबल था, वहां से आके आता है। उसमें वो इंडिया भी आता है, जिसमें उसको उसकी हीरोइन मिल जाती है, ऑडा, समझ में है। और उसमें ये पूरे, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो टाइम।
इंडिया का टाइम और अमेरिका का टाइम, इंडिया का टाइम और ऑस्ट्रेलिया का टाइम, वेस्ट इंडीज का टाइम सेम है क्या? तो उसी चक्कर में एंड में उसको लगता है मैं ये रेस हार गया बिकॉज आई एम लेट, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, दैट इज इंटरेस्टिंग। पर वो लेट क्यों होता है? तो वो एक इंस्पेक्टर है, उसको लगता है इसने बैंक रॉबरी किया है, जबकि बैंक रॉबरी किसने किया है? उसके जैसा दिखने वाला आदमी, जिसको हम डोपलगैंगर कहते हैं, लुक अलाइक। आई बात समझ में? ये क्या है? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो ये साइंस फिक्शन है यार। अब ये आंसर्स किस पे आएंगे? कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो तुमको मालूम है क्या है कैरेक्टर्स? वो पढ़ोगे तभी। अभी से 4 लाइन बनाओ। द कैरेक्टर, कोई भी पूछेंगे, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर द स्टोरी मूव्स अहेड टू द क्लाइमेटिक। समझ में आ रहा है? पूछने तो कुछ भी, बात समझ में आ रही है ना? और दूसरा वो क्या पूछेंगे मन में? प्लॉट, थीम, ऐसा कुछ पूछेंगे, या एक लाइन को बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। आई बात समझ में? तुमको शर्लॉक होम्स पता है? दैट इज कॉल्ड द साइन ऑफ 4। मैं आपको 4 बताता हूँ क्या है, तो क्लू मिल जाएगा। बिकॉज आपको पता है ना, हम लोग जब भी डिटेक्टिव स्टोरीज देखते हैं तो उसमें क्लू होता है मालूम है? फिर हम क्लू पे से वो सब एनालाइज करते हैं कि शायद इसने कुछ किया रहेगा। तो आई टेल यू, ये साइन ऑफ 4 में द 4 इज इन देवनागरी। क्यों मालूम है? ये स्टोरी का बैकग्राउंड है आगरा फोर्ट। वो जोनाथन स्मॉल है ना, वो इंडिया में रहता है, उसका पैर एक मगरमच्छ खा जाती है। फिर वो एक आगरा फोर्ट में, मतलब अपना जो वॉचमैन होता है ना, वो काम कर रहा है। फिर उसके पास 3 लोग हैं, उसके दोस्त है ना, वो दोस्त अकबर और मक्खा में, और वो बोलते हैं कि एक राजा का आदमी आने वाला है, उसके पास बहुत बड़ा ट्रेजर बॉक्स है, वो उसका मर्डर करते हैं वो ट्रेजर बॉक्स। और उसमें ये भी थीम है कि ऐसा पैसा आपके पास टिकता नहीं है, दिस काइंड ऑफ मनी ब्रिंग्स कर्स। अरे क्या बात कर रहा है यार, देख वापस पोएम पे चले गए। मनी, यू शुड अर्न मनी, लेकिन कैसा? इट शुड बी फ्रॉम योर हार्ड वर्क, भले वो इन लिमिट। समझ में आया? दिस इज हाउ द थीम इज। जो आपको क्वेश्चन आएगा किसका? द साइन ऑफ 4। तो उसमें 3-4 मेजर कैरेक्टर्स है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली शर्लॉक होम्स। वो कौन है? डिटेक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट। आपने वो फेमस एग्जाम्पल पढ़ा है ना, एक लाइन को छोटा करने के लिए उसको हम कुछ नहीं कर सकते तो ड्रॉ अनदर अ बिगर वन, ऐसा कुछ है ना। तो डॉक्टर वॉटसन भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। ये कैसे बताएंगे हम? शर्लॉक होम्स। अभी उसको उल्टा करते हैं। शर्लॉक होम्स इज वेरी इंटेलिजेंट, ये बताने के लिए उसके सामने किसको रखना पड़ेगा? मेरे से आदमी को। तो लोग बोलेंगे ये बहुत इंटेलिजेंट है, और इसीलिए वॉटसन इज अ हुक कैरेक्टर। वॉटसन की वजह से ही हम बोलते हैं शर्लॉक होम्स इज वेरी इंटेलिजेंट। शर्लॉक होम्स जितना नहीं, पर वॉटसन भी इंटेलिजेंट है। ये कैरेक्टर समझ में आया? और एक है उसमें वो मैरी मॉथसन, वो लड़की मतलब 30s की है, लेकिन ब्यूटीफुल है। वो उसका क्या प्रॉब्लम है? उसके पिताजी मिसिंग है, उसको हर साल एक कौन क्या भेज रहा है? एक पर्ल भेज रहा है। देख, अब वो भेजने वाला कौन है? तो वो ऐसा आदमी जो एक्चुअली बहुत अच्छा है ना? वो कैसे मालूम पड़ता है? ये सब तुमको मैं 1 घंटे में एक्सप्लेन कर सकता हूं, अभी नहीं। तुम गूगल पे, यूट्यूब पे जाके जेरेमी ब्रेट, नाम याद रखना, जेरेमी ब्रेट, शर्लॉक होम्स द साइन ऑफ 4, बराबर 56 मिनट्स का है, एकदम परफेक्ट है, एब्सोल्यूट जो लिखा है वैसा उसका एक बहुत बढ़िया शॉर्ट फिल्म है। यू सी दैट एंड योर जॉब इज डन। अभी हम लास्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लू पेन प्रेफर करो, ब्लैक से भी चलता है, जो आपका मर्जी हो, लेकिन ब्लू से प्रेफर इसलिए होता है, कैंसलेशन वगैरह कुछ हो जाए तो ब्लैक कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई और ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द एग्जामिनर। तो याद रखना, क्वेश्चन 1, 2 जितना हो सके उतना एक आध एक्स्ट्रा मिनट लेके आंसर लिख, खाई मत कर, कैंसलेशन नहीं चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं चाहिए। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तेरा बोर्ड का पेपर 28 पेजेस का है, जितना हो सके उतना इनिशियली ओवर राइटिंग, कैंसलेशन, फंबल मालूम है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है, दूसरे पेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड आंसर चौथे पेज पे लिखा है। बहुत बच्चा लोग करता है, ऐसा मत करो। एवरीथिंग शुड बी क्वेश्चन 1 तो
ऑल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1B। अरे ग्रामर तो मैंने बताया ही नहीं, क्या बताऊं, 7 मार्क्स का आएगा। स्कूल का वर्कशीट होगा ना, 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले वर्कशीट निकाल के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स करो, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन करके जाओ, खत्म। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। समझे? खाली याद रखना, ग्रामर का आंसर लिखने के बाद, लिखने के पहले 1 मिनट सोचने का, समझा? लिखने के बाद उसको देखने का नहीं। जनरली n नंबर ऑफ टाइम्स आंसर हम पहला बराबर लिखते हैं, वापस देखने का लगता है इधर हैव आना चाहिए, और एक्चुअली जो लिखा है वो परफेक्ट था, वो कैंसिल करके। सो एक बार आंसर लिखने के पहले एक बार सोचो, और एक्टिविटीज होगा तो भी सोचना कि ये आंसर परफेक्ट लग रहा है क्या। पक्का? इसके लिए ग्रामर का प्रैक्टिस 2-3 दिन पहले करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 7 मार्क्स का आएगा और 1 मार्क का आएगा स्पॉट द एरर। वो जनरली हम क्या करते हैं, मालूम है, स्पेलिंग एरर देते हैं, सिंगुलर का प्लूरल देंगे, एक जगह जो आईएनजी चाहिए तो वहां पे आईएनजी लगाएंगे, जहां पे आईएनजी है वहां पे, या नहीं रहेगा तो वहां पे लगा देंगे, एंड मेक यू लिटिल कंफ्यूज। इस चाहिए तो आर लगाएंगे। उसको 1-2 मिनट में तुमको समझ में आएगा क्या एरर है। और कभी कभी माइंड ब्लॉक होता है ना, तो 1 मिनट के लिए छोड़ के दूसरा कुछ देखो एंड कम बैक टू दैट, आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया? और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, घड़ी हो सके अगर वो बेंच बराबर है, अपना थाड़ करके जाएगा, तेरा राइडो होगा, तू आएगा मेरे घर पे, पुट इट लाइक, अगर पॉसिबल है तो उसके फायदा क्या होगा, उसका तेरे को तेरा टाइम कंटिन्यूस देखने मिलेगा। और मैं रखता था 5 मिनट, मेरा हमेशा घड़ी 5 मिनट आगे रहता है। मैं वैसा लाइफ में सबसे पीछे हूँ, घड़ी खाली 5 मिनट आगे रखता हूँ। यू डिसाइड आपको कौन सा कन्वीनियंट है, क्योंकि तो आगे भी रखेगा तो बैक ऑफ योर माइंड मालूम ही है 5 मिनट। यू थिंक अबाउट इट। और वैसे भी तुमको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है, वो 10 मिनट में तुम पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे। सर 4 मिनट में हो गया, मालूम नहीं मेरे को, 10 मिनट वापिस पढ़, अनसीन पढ़, वापिस अनसीन पढ़, समझा ना? पोएट्री का एप्रिसिएशन पढ़ते वक्त जितना हो सके उधर याद कर। सर ने बोला था ये पोएट का नाम, हाँ गेस एडवर्ड, समझा? जितना हो सके, बिकॉज जैसे लिखने लग गया तो जितना अपना ये मूवमेंट अवॉइड करेगा, तेरा ये मूवमेंट ज्यादा होगा। ये मूवमेंट के बजाय तो ये मूवमेंट तेरा चालू है क्या? जितना ये मूवमेंट चालू नहीं, उतना तेरा नुकसान। गॉट माय पॉइंट? ओके। सबका फिंगर यानी फिंगर टिप्स पेन होना ही, बिकॉज 3 घंटे का है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली पैसेज पूरा लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 जब हम पढ़ते हो ना, जस्ट कीप योर पेन डाउन। वो मान में क्रिकेट में खेलते हैं, थर्ड मैन पे देखेगा ना, तो कैप्टन कॉल देता है बॉलर को, फास्ट बॉलर्स को, तेरा टर्न आने वाला है, तो बॉलर देखा रहेगा। तो ऐसा करना नहीं एग्जाम में, ऐसा करके जस्ट फ्री योर आर्म्स। म्हणजे आपण अभ्यास करतोय ना, असा वाचतोय तो पैसेज ना, तो जो मैं लेफ्ट हैंड, तो आई जस्ट फ्री माय हैंड, ज्यादा करना नहीं, जस्ट फ्री योर आर्म्स। और मालूम है ना, कोई बुरा माने वाला, ये सब ना, ये एंड तक रखना, बीच में नहीं करना। जस्ट रोटेट योर फिंगर्स, रिलीज योर फिंगर्स, एंड देन कीप राइटिंग, समझा? ये ग्रिप लिख के थोड़ा सा पेन को छोड़ देना मतलब ऐसा डायरेक्ट छोड़ना नहीं, पढ़ते हो बाजू में रखना, तो तेरा ये फिंगर का ना ब्लड फ्लो वापस रेगुलर हो जाएगा। तो okay. और पेन, मेरे पिताजी ने एग्जाम दिया था, ये पेन मैं वापरूंगा, यूज नहीं करना। मेरा बेटी को मैं देने गया, उसने बोला तू 35% से पास हुआ है, तेरा पेन मैं बिल्कुल वापरूंगी नहीं, सिंपल एज दैट। कौन सा पेन यूज करोगे? सस्ता वाला, 10, 12, 20 रुपए वाला, लेकिन उसका निब अच्छा चाहिए। राइटिंग फास्ट भी लिखोगे, इट शुड लुक बेटर। आजकल बहुत ऐसा आया है, वैसा पेन ले लेगा। बात समझ में आई? और वो पेन आज ही लो, क्योंकि अभी से जो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे किससे करेगा? वही पेन से। नेट प्रैक्टिस कोई और बैट से करेगा, और मैच खेलने सेम बैट से जाएगा या दूसरा बैट से जाएगा? सेम बैट। सईद अनवर, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, बैट चेंज किया, पहला बॉल पे ग्लेन ने डांडा उड़ाया, वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया।
सईद अनवर वाज अ टेरिफिक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सईद अनवर और आमिर सोहेल। सईद अनवर ने बैट रिप्लेस किया, दूसरा बॉल पे दांडा गुल, वो बैट से उसका प्रैक्टिस नहीं था ना, फिनिश, पाकिस्तान हार गया। सो ऐसा आपके साथ ना हो, यू यूज दैट पेन अभी से। राइटिंग प्रैक्टिस कौन सा पेन से करोगे? जो तुमको दिया है। Am I done with this? So that's how I wish you all the best and God bless you. Plenty of blessings, not just for your board exams, but throughout your life. So this is Samir Khasne signing you off with all the best and God bless you. Bye.